एक वजीर क्यों बनता है? पाक सरजमीन को पलीद कर रहे हैं ये लोग, तो पलीद होते हुए देख रहा है, तो या तो करप्ट है या नाअहल है। मैंने असम्बली के फ्लोर पे आवाज उठाया कि ये जो ब्यूरोक्रेट है, जिनके दस्तखत से, जिनके ऑर्डर से, जिनके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, बाज़ सियासतदान 5% लेते हैं, बाज़ 5 भी नहीं लेते हैं। पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट ये मिल के खाते ही ना। एक रेसानी से सेक्रेटरी खजाना था बलूचिस्तान में, जिनके घर से 85 करोड़ निकले। वो अलग बात है कि वो शो किया था 13 करोड़, पता चला कि वो 85 करोड़ और शो किए थे 13 करोड़। किसने? ठीक है, किसने किया ना, जो चापा मारा है उन्होंने किया, और किसने किया? नेब थी सारे। खा गए पैसे क्या? खाने के उनके तो क्या किया कि वो आपका रेलवे स्टेशन बनाया उसने। बासी शहीद अस्पताल का क्या हाल है इस वक्त? बासी शहीद अस्पताल का यकीनन जो होना चाहिए वो हाल नहीं है। 2 शहर हैं जो कराची से बुरे हैं, एक ढाका है, एक दमिश्क है, जो जंगजदा इलाका है। पूरा पाकिस्तान आपको रोजगार के लिए कराची आता है और आप कहते हैं सबसे बुरा शहर है। अगर बुरा शहर है तो क्यों आते हैं लोग? अरबों रुपए का धंधा हो रहा है। देखो, इसमें कोई शक आपकी नहीं। नाक के नीचे? नहीं, हमारी नाक के नीचे नहीं, ये जमाने से होता आ रहा है। 35 साल अभी से तो जो 17 साल से आपकी नाक है ना। 17 में आधे कर दिए, आधे तो अगलों के पास थे। आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, 10 साल से एमकेएम का कोई वजूद नहीं। तो 10 साल में कराची का फिर आपने क्या हुआ? चेंजेस? वाह वाह वाह, क्या हुआ? कुछ नहीं पता। 4 अंडरपास, 4 सड़कें, ये कराची है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कराची में नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट न्यूयॉर्क से उतरे हो यहाँ पे और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग करके आप। अच्छा, सुन लेना, जवाब तो सुन लेना। अरे बात सुनो, इतना पढ़ा लिखा बंदा, पीएचडी स्कॉलर, इलेक्शन हो रहा है तो बदमाशों की तरह पोलिंग स्टेशन पे जाके लाते मारते हुए हमें नजर आता है। अब आपने कीचड़ उछालना है ना, उछालो ना। मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा है, आप किसको कीचड़ क्यों समझ रहे? मुझे फैसल वाडा साहब ने खुद बोला कि ये सीट आपको नहीं मिलेगी, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ओवरऑल 2024 के इलेक्शन पर आपकी राय क्या है? पिक एंड चूज पूरा पूरा। ये 10 उंगलियां मेरी, 17 साल है आपको। एक मंसूबा बताएं जो आपका टाइमली कंप्लीट हुआ। काफी नहीं है, हमने शर्जी मेमन साहब से कहा कि उसको आप औरंगी से घुमा के एहतियात टाउन दे। अभी अब हंस रहे हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ। अब आपको जवाब मिल रहे तो हंसना शुरू कर दिया। सवाल करें ना। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ग्रास रूट की सियासत बहुत रेयर मिलती है। बहुत कम लोग हैं जो ग्रास रूट की सियासत करते हैं और अपना मुकाम बनाते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही पहलू आवाम के सामने आया है कि वो सियासतदान हैं, लेकिन सियासतदान के अलावा वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वकील भी हैं, और भी उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। सियासी घराने से ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन बराह रास्त सियासत में ये कैसे आए, ये एक मुअम्मा है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मामलात, मसाइल और ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आप टेलीविज़न में अक्सर देखते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। कादिर भाई, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। कहाँ पैदा हुए, कैसा घराना मिला, कहाँ परवरिश हुई? क्यों पैदा हुए, ये सवाल तो नहीं कर रहे हो? ये भी बता दीजिए। अगर कोई ख़ास मामला है इसमें तो। नहीं, कोई ख़ास नहीं है। बेसिकली मेरे ताल्लुक़ कबाली इलाका बलूचिस्तान ज़ोब से है। इब्तिदाई तालीम मेरे ज़ोब से की है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल तक टॉप रहा स्कूल में। उसके बाद पेशावर चला गया, वहाँ डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, माशाल्लाह। उसके बाद कराची है, यहाँ से BA, MA, LLB और PhD स्कॉलर भी हूँ। माशाल्लाह। PhD आपका किस? लॉ में। लॉ में? तो कोई ख़ास सब्जेक्ट, टॉपिक था? ख़ास तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपका क्या था? लॉ का ख़ास उसके कि जो मीडिया लॉज बेसिकली मेरे जो होता। अच्छा, मीडिया लॉज के हवाले से। तो आप तो हमारे बड़े काम के आदमी हैं। नहीं, मीडिया तो बात नहीं मानती है ना। लॉज तो बता देंगे ना हाँ जी, यकीनन, बिल्कुल। ठीक है। तो फैमिली के बारे में बताएं कुछ। मेरे वालिद साहब वो सदारती अवार्ड याफ्ता है। और मेरा चचा जो है ना, वो वफाकी वज़ीर है 1956 से, साले उमर मंदोखेल। और बाकी सियासत में कोई ख़ास फैमिली के लोग नहीं रहे, हल्का फुल्का तो रहते हैं, लेकिन बेसिकली समाजी कारकुन थे मेरे वालिद साहब, सोशल एक्टिविस्ट थे। सदारती अवार्ड उनको मिल चुका है। मुझे पाकिस्तान का पहला ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला है। वो किस चीज़ में? सोशल एक्टिविटीज़ में। अच्छा, क्या मैं ज़्यादातर काम उस पर कहता हूँ, कैदियों पे करता हूँ जो जेल में कैदी थे। आपको याद दिला दूँ कि 1993 का जब IK गुजराल वज़ीर-ए-आज़म थे इंडिया के और पाकिस्तान के नवाज शरीफ से, उस वक्त ये कैदियों का तबादला मैंने कराया कि जो पाकिस्तानी जेल में जो कैदी होते थे या जो मछेरे होते थे या जो इंडियन जेल में पाकिस्तानी मछेरे होते, तो ये पहली मरतबा मैंने इन दोनों वज़ीर-ए-आज़म साहिबान को लेटर लिखे
तो 193 और 194 केवल से तबादला हुआ, उसके बाद से आज तक वो तबादला चल रहा है उसमें। तो शुरू आपने करवाया? शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह 1993 की बात बता रहा हूँ। आई के गुजराल थे वज़ीर आज़म इंडिया के। तो उस वक्त तो आप सियासत में नहीं थे? नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ उसमें, और फिर उसके अलावा जेलों के जेल रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने बड़ा काम किया है। ये जो जुवेनाइल एक्ट, चाइल्ड एक्ट है 1983 में, जो 1955 में चाइल्ड एक्ट सिंध था, 1983 में चाइल्ड एक्ट पंजाब था। खैबर पख्तूनख्वा जिसको माजी में सरहद कहते थे, या बलूचिस्तान में कोई कानून नहीं था, तो पहली मरतबा मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो ये जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 जो है ना, उसके बाद आया। तो ये भी कानून साजी की। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं इमरान खान साहब के वकील था, और ये जो वोटर का हक था पहले 21 साल का था, तो ये 18 साल का मैंने पिटीशन फाइल की थी सिंध हाई कोर्ट में। इमरान खान के वकील क्या? उनकी बिहाफ में मैंने पिटीशन फाइल की थी इमरान खान कि ये वोटर का जो हक है 1.5 करोड़ वोटर का, तो ये मैंने ही दिलाया उसमें। ओके। और फिर उसके बाद अगर और कानून साजी के हवाले से देख लेंगे, जो जेल के हवाले से जेल रिफॉर्म्स कमेटी का मैं तकरीबन 10 साल गवर्नर, यानी वोटर का हक जो 18 साल की उम्र तक मिला, ये आपने करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठीक। और इसके अलावा बहुत सारी कानून साजी पिटीशन के जरिए तो क्यों करते थे आप ये? बस शौक था। सोशल एक्टिविटीज तो ये होता है। नहीं, सियासत में इरादा कभी नहीं था, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ भी जाते जाते फिर जाके सियासत में कदम रखा। और उसकी वजह ये थी कि एज ए सोशल वर्कर उतनी ज़्यादा पहुंच नहीं होती है जितने एक पॉलिटिशियन की होती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जब मुझे ज़मनी इंतखाब में कौमी असम्बली का चांस मिला, तो वहाँ कौमी असम्बली में मैं दावे के साथ कहता हूँ पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में इतनी कानून साजी किसी कमेटी नहीं की है जो मेरी स्पेशल कमेटी नहीं की है। 4 लाख मुलाजमीन को हमने जो रेगुलाइज करने के था उनको राइट दिलाया। लगभग 50,000 जो लोग निकले हुए थे उनको हमने वापस कराया। वेट लॉ के हवाले से बहुत सारी कानून साजी असम्बली के फ्लोर पे। टोटल मेरी जो टेन्योर थी 2 साल 2 महीने थी, और उसमें मैंने एक तारीखी अल्हम्दुलिल्लाह काम की, क्यों वकील तो था, सोशल एक्टिविस्ट था, तो कानून साजी जो है ना उसके लिए मैं असम्बली में कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक कामयाबी हुआ। चलिए वापस आते हैं आपके बचपन की तरफ। क्या लैंडलॉर्ड थे आप? मिडिल क्लास थे? क्या हालात थे घर के? अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी तो मेरे वालिद साहब की, मेरे दादा की और थी उस ज़माने से। और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे गांव में बिजली और पानी तो उस वक्त सिर्फ हमारी घर में थी। अच्छा। उसके बाद जाके फिर हमने गाँव को ज़ोब अपोज़ी, जो ज़ोब शहर की चारों तरफ जो ज़मीन है वो हमारे गांव की है। और बल्कि ज़ोब रेलवे स्टेशन जो है ये उस वक्त अंग्रेज़ को मेरे दादा ने दी थी, जो आज भी वो हमारे पास वो एग्रीमेंट पड़ा है, गिफ्ट पड़ा हुआ है, हमने दी उसको। तो ज़ोब शहर के आसपास जो ज़मीन है वो सारी हमारे गांव की है, जो आज भी गांव वाले इसको तकसीम करें। इवन कि अभी ज़ोब एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन चाहिए तब भी हुकूमत ने गांव से ली और उसके लिए बाकायदा पेमेंट की है। वो कि पेमेंट कम की है एक अलग बात है, लेकिन पेमेंट की है। तो पेमेंट आप लोगों को की है? जी, हमारे गाँव को की है, फिर वो गाँव वाली तकसीम करते हैं पर पर्सन। अच्छा। तो कितना बड़ा गांव है आपका? कितने लोग होंगे? अब तकरीबन पहले तो कम थे, अभी तकरीबन 1000 घर से ज़्यादा है इस वक्त। तो अच्छा। 1000, बल्कि 4 पार्ट पे तकसीम होते रहे तो 4 पार्ट हो गए। तो ये गांव कोई कबीले का हिस्सा है किसी? मंदोखेल, और फिर मंदोखेल में हमारे जो कबीला है वो अपोज़ई कहते हैं। अपोज़ई। तो अपोज़ई के नाम से हुआ है सारा। और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा गांव होगा, उससे बड़ा गांव कोई नहीं है। अच्छा। तो ये अपोज़ई कबीले का सरदार कौन है? हमारे यहाँ सरदार नहीं होता है, छोटे छोटे जो होते हैं मलिक होते हैं। मलिक होते हैं। सरदार जैसे आप भी मलिक खेलों का, लेकिन वो सरदार भी अंग्रेज की बनाए हुए सरदार है, उसको कोई मानता नहीं है। अच्छा। बताऊँ तो मलिक आप भी हैं अपने? नहीं, मलिक हमारी मेरी फैमिली भी थी और दूसरी फैमिली भी थी। तो एक टेनोर हमारी फैमिली को मिलती थी, एक दूसरी फैमिली को मिलती थी। तो बाद में हमारे बड़ों ने छोड़ दिया, नहीं करते उसको, क्योंकि वो हमें मलकी की ज़रूरत नहीं थी। मलिक तो छोटे से गांव का एक बड़ा होता है, लेकिन आजकल तो आपको पता है एडवांस ज़माना आ गया, पढ़े लिखे लोग आ गए, तो हर आदमी मलिक है। तो इस वक्त आपका जो गांव है वो वहाँ पर तालीम की, सेहत की क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल में अगर मैं ओवरऑल गाँव के साथ साथ अगर मैं मंदोखेल ट्राइब की बात करूँ तो बलूचिस्तान की सबसे पढ़ी लिखी ट्राइब है, और सरकारी मुलाजमत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा है। और फिर हमारे गांव जो अपोज़ई है उसमें भी लातादाद ग्रेजुएट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है,
वकील शायद मैं ही पहला था। अच्छा। लेकिन बाकी जो हर पेशे में तकरीबन CSS के बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं, नामी ग्रामी मौजूद है। तो मेरे चाचा सालिम अहमद मंदोखेल जब ये वफाकी वज़ीर थे 1956 में, तो उस वक्त फिर ये काफ़ी लोगों को वहाँ ये मराद भी देते थे, बल्कि स्पोर्ट्स में बड़ा उसका किरदार है। तो मतलब एक एक्टिव रहते थे हमारी फैमिली। तो आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा या? मैंने सरकारी, वो उस वक्त तो प्राइवेट स्कूल था ही नहीं, सरकारी स्कूल था। कैसा होता था स्कूल? क्या यादें हैं आपकी स्कूल के साथ? बड़ा स्कूल हमारा, जो मैंने 80 में मैट्रिक किया है, तो मैंने जो टॉप किया तो उसके बाद 4 साल तक जो है ना वो बोर्ड पे आज भी मेरा नाम लिखा हुआ है अब वो जी में कि टॉप पे था। तो चौथे साल फिर कोई और लड़का उसने। तो चौथे साल क्या हुआ था? नहीं, मैंने टॉप किया तो वो 3 साल तक जो ना कोई स्टूडेंट जो ना मेरे से ज्यादा नंबर पहली से दूसरी तीसरी जमात तक, चौथी जमात तक? नहीं, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। मैट्रिक? अच्छा। मैट्रिक जब 10th क्लास पास किया तो हमारे एक हेडमास्टर के कमरे में एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आज भी लगा हुआ है। तो उसमें 4 साल तक जो ना मुझे जो ना वो किसी ने वो नंबर ज्यादा नहीं लिया। अच्छा, 4 साल तक किसी नंबर? मैं समझा कि आप कह रहे हैं मैं 4 साल तक मैट्रिक करता रहा। नहीं अच्छा, तो 4 साल तक इतने अपने नंबर उसमें लिए। फिर कॉलेज भी आपका गवर्नमेंट था? कॉलेज भी गवर्नमेंट था। फिर मैं चला गया पेशावर, वहाँ से मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की, मेरे बड़े भाई एग्रीकल्चर मास्टर्स किया था वहाँ से, पेशावर से। पेशावर के बाद फिर मेरे वालिद साहब पहले भी कराची में थे और मेरे नाना बहुत ज़माने से कराची में यहाँ पे मौजूद है, आज भी उनके हमारे मामू वगैरह मौजूद है। फिर मैं 84 में कराची वापस आया। फिर यहाँ से आया तो मैंने BA की है, MA पॉलिटिकल साइंस की है, LLB की है, LLM की है और PhD अब आखिरी मराइल पे है। वो PhD स्कॉलर तो मैंने हूँ, लेकिन PhD की जो डिग्री है वो अभी नहीं मिली है। तो हम कुछ दिनों के बाद आपको डॉक्टर कादिर मंदोखेल साहब कहेंगे इंशाल्लाह। तो कराची में जब आप आए तो कराची में आपके नाना और आपके वालिद कोई बिजनेस वगैरह करते थे यहाँ पर? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। सड़कें उस ज़माने से सड़कें, ये जो कोरंगी क्रीक रोड है ये मेरे वालिद साहब ने 1963 में बनाया। कोरंगी, अगर आप कईमाबाद चौरंगी से कोरंगी क्रीक की तरफ जो रोड जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो रोड बना है 1963 में मेरे वालिद साहब ने बनाया। कोयटा एयरपोर्ट मेरे चचा ने बनाया। और इस तरह जो हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग, मतलब मेजॉरिटी या तो सरकारी अफसरान हैं और या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है इस वक्त भी। अच्छा, जब आपने मुझे बताया कि वहाँ रेलवे स्टेशन की ज़मीन अंग्रेज़ों को दी, तो अंग्रेज़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे? नहीं, अंग्रेज़ों के साथ हमने क्या अच्छे ताल्लुकात रखना था। एक रेलवे स्टेशन बनाना था, उसके लिए अंग्रेज़ ने ज़मीन मांगी, मेरे दादा ने उनको ज़मीन दी उसको। और लेकिन बदकिस्मती से ये 1885 में रेलवे बनी है सोफी, और उसके बाद से वो रेलवे आज बंद हो गया। मैंने पिछले कौमी असम्बली में बड़ा कहा कि भाई अगर आप नहीं बंद हो गया। अच्छा, बंद हो गया 1885 की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने बड़ा लेटर लिखा, इस वक्त के वजीर को भी लिखा, इससे पहले को लिखा कि भाई या तो आप रेलवे जो ना फाल करो या हमारी ज़मीन वापस कर दो, क्योंकि जोब रेलवे स्टेशन और जोब मलेशिया के बीच में हमारा वाइट बाग है, मेरा और हमारे चाचा का तो मौजूद है। तो उसके तीनों साइड पे ज़मीन आज भी हमारी जाती है वहाँ पे। तो हमने अंग्रेज़ को इस वजह से दी कि वो स्टेशन में अंग्रेज़ तो बना लिया है, लेकिन इस काले अंग्रेज़ ने उसको बंद कर दिया और वो जाके कुछ किराए पे दे दिया, कुछ वो दे दिया, मतलब एक इंक्रोचमेंट है एक लिहाज से। अच्छा, तो ये किस ज़माने में बंद हुई? ये मेरे ख्याल में 80s के बाद बंद हुई है, 85 के बाद ये बंद हो गई रेलवे। और वरना रेलवे जाती थी उस वक्त क्रोमाइट, उस ज़माने में क्रोमाइट निकालते थे अंग्रेज़ के ज़माने में। जो मिनरल की बात हो रही तो क्रोमाइट उस ज़माने में निकालते थे। और मुझे याद पड़ रहा है कि गालबन कोई 76-77 में हम कराची से बाई ट्रेन जोब गए थे। तो ट्रेन चल रहा था काफ़ी अरसे तक। फिर वो जो बंगालियों का शिफ्टिंग थी, क्योंकि हमारा बाग टच था साथ में स्टेशन और मलेशिया के बीच में, तो बच्चे थे यहाँ पे आते थे और उनको देखते थे। और बाकायदा एक फुल फ्लेज रेलवे स्टेशन था। आज वो कंट्राट बन गया, ख़त्म हो गया कंप्लीट। तो आपने कहा यहाँ से मिनरल्स निकाले जाते थे, अब मिनरल्स नहीं है वहाँ पर? अब नहीं है, अब मतलब निकाले नहीं जा रहे। उस ज़माने में तो निकालते थे। ये आपको 70s की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त मिनरल के टुकड़े हम खुद रेलवे स्टेशन पे देखते थे, बल्कि हम तो नहीं जानते थे कि ये क्रोमाइट है, कि ये ग्रीन बड़ा खूबसूरत सा पत्थर है। तो अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि उस वक्त अंग्रेज़ निकालते थे ये क्रोमाइट, और आज वो बंद पड़ा हुआ है। तो जो रेलवे लाइन अंग्रेज़ ने शुरू की थी, हमने उस रेलवे लाइन को ही बंद किया, मुख्तसर हुई वो। जी बिल्कुल। और जो माइनिंग वगैरह वो किया करते थे, वो भी अब हम नहीं करते। तो शुक्र है कि उसने हमें रेलवे लाइन दे दी, उसने कुछ सड़कें हमें दे दी, उसने कुछ नहरी निज़ाम वगैरह हमें दे दिया,
वरना हमने तो कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक है बना ज़रूर है, लेकिन दूर दराज इलाकों में, यानी रेलवे लाइन की अगर सिर्फ बात करें तो पूरे पाकिस्तान में रेल कम हुआ है। देखिए मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन का सरपरस्त आला भी हूँ पाकिस्तान का। अच्छा, क्या क्या है आप? बहुत कुछ हो बता दें एक बार। तो सरपरस्त आला हूँ, तो मैं दावे के साथ कह दूँ, जो गोरे अंग्रेज ने जो रेलवे स्टेशन छोड़े थे, जो रेलवे का निज़ाम छोड़ा था, काले अंग्रेज ने एक इंट नहीं रखा। आप कराची की मिसाल लें, आप ज़रा जाएं मेरे साथ, किसी दिन आपको विजिट कराऊं, सिटी स्टेशन देख लें, कैंट स्टेशन देख लें, वही अंग्रेज़ के बने हुए जो पत्थर रहे, जो चादर रहे, वही का वही है। हराम है जो एक इंट एक कमरा उन्होंने बनाया। यानी जोब को तो आपको बता रहा हूँ कि फ्री में हमने ज़मीन दी थी, वो कंट्राक्ट बन गया। उससे होना चाहिए कि अगर उस दौर में 1885 में अगर आप बरतानिया का देख ले, मैंने अमेरिका का देखा है, न्यूयॉर्क का स्टेशन देखा है, वो 4 मंजिला नीचे है। ऐसा ही है। उसी डिज़ाइन का जो जोब का या कराची का रेलवे निज़ाम वही है, चाहे इंग्लैंड में देख ले या अमेरिका में देखो, 4-4 मंजिल नीचे है। लेकिन सवाल ये कि बात आपकी ठीक है, जो अंग्रेज़ ने जो काम किए, जोब का जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कहलाता है, पहले पॉलिटिकल एजेंट कहलाता, तो वो जो ऑफिस बनाए, एक पहाड़ी पे बनाए, फिर दूसरी पहाड़ी पर, फिर बीच में सुरंग बनाए, वो आप देखेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि उस ज़माने में ना रोड था, ना ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ कोई इंतज़ाम था। इतनी महंगी लकड़ी से और जितनी बेहतरीन डिज़ाइन से वो जो बनाए, वो आज भी वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सदर रीगल कराची पे जाए ना, तो आपको लगता है, और आप सेंट्रल लंदन में जाके खड़े हो, आई चंद्रगढ़ रोड देख लें, आप एमेजिना रोड देख लें, तो ऐसा लगता है बड़ी मुमासलत सी है सेंट्रल लंदन में और कराची सदर में, शायद क्योंकि वो उन्होंने ही बनाया था। तो मेरा दफ्तर सिटी कोर्ट के पास है, हमारे बैक साइड में पाकिस्तान चौक है। मेरे वालिद साहब बताते थे कि ये पाकिस्तान चौक इस एरिया को सर्फ से धोते थे सुबह, हर सुबह ये रोड बाकायदा धुलते थे, धुल जाते थे। लेकिन अब वो तो सूरत सीएम साहब से मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा सड़कें धुल रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सड़कें धुल रही हैं अभी भी। मैंने कहा कौन सी धुलती है? कहने के आए असेंबली के सामने वाली सड़क धुलती है। पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, भले सीएम साहब ने मुझे इंटरव्यू में वैसे जो आपको खबर पड़ जिस दिन धुलाई हो रही हो तो उस दिन मुझे बता दे, मैं भी चला जाता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि देख लूँ कहीं पर, मगर नजर कहीं नहीं आया मुझे। उन्होंने कहा था सड़कें धुल रही हैं, पेड़ धुल रहे हैं, फुटपाथ साफ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और फुटपाथ तो साफ वैसे स्वीपर वगैरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो प्रैक्टिकली अंग्रेज के दौर में रोड धुलती थी सर्फ से, तो वो मंजर आप देख रहे हो पुरानी कराची की। अगर आप तस्वीरें देखें, जो ट्राम चलती थी, जो सड़कें थी, जो आज भी अगर हमें जनारों से आप गुजरे तो आपको मुख्तलिफ बड़ी खूबसूरत किस्म की डिज़ाइन, जो एंटीक टाइप की जो डिज़ाइन है, वो आज भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो बदकिस्मती है हमारे। रेलवे लाइन जाती थी वेस्ट वार्फ तक, पोर्ट तक जाती थी, और अब नहीं जाती। लाइन तो पड़ी हुई है, लाइन पड़ी हुई, बस सड़ी हुई पड़ी हुई है अभी भी है, लेकिन कुछ नहीं है उसके अंदर, उस पर ट्रेन नहीं जाती, कुछ नहीं है। वो जो कराची के जो एक इंटरनल लाइन था, उसका क्या बना, सर्कुलर लाइन 1 क्या होना था, वो सीपे के अंदर क्या होना था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ज़ाती एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे इख्तलाफ ही है उसे, कि आखिर इस कराची के साथ ऐसा क्यों। आखिर अगर आप सिर्फ कराची की बात ना करें, आप अगर हैदराबाद की बात करें, वो भी यही हाल है। आप लाड़काना का देख ले, रेलवे का वही हाल है, सक्कर का देख ले, वही हाल है। बल्कि इवन आप लाहौर का देख ले, वही का वही है ना। उसमें रेलवे में हमने बिल्कुल 1% काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने एक विजिट किया था लाहौर रेलवे स्टेशन का, कितनी खूबसूरत ट्रेन दिखाई उन्होंने उसके अंदर। तो बहुत अच्छी ट्रेन हो गई है क्या? मैंने तो काफ़ी से सफ़र नहीं किया, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया पर्दे पड़े हुए, कुशन हैं, लाइट्स अच्छी लगी हुई हैं। वो शेख रशीद के दौर में आपको याद है, वो एक दुल्हन का ट्रेन भी बन गया था, डब्बा बन गया था। क्या था वो? खुद तो शादी नहीं की, मगर उसने दुल्हन का डब्बा बनवा लिया उसने। अच्छा, तो याद है उस जमाने में, पता नहीं वो किधर गए थे कि ये सारे वो नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। ये सारे शोशा चलते रहते हैं। और सबसे जो रेलवे का मैं आपको बताऊं खसारे का, ये आपके जो टिकट से रेलवे का इनकम नहीं है। उनका जो इनकम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से, माल से। वो सारा जो ट्रांसपोर्ट है वो तो आपने एनएलसी को दे दिया। तो रेलवे तो खसारे में है। अब देखिए, आई चंद्रगढ़ रोड में अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़मीनें पड़ी है। भी कुछ दिन पहले जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया, वो बिल्कुल मेरे दिल के करीब वो ट्वीट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने असम्बली के फ्लोर पे आवाज़ उठाया कि ये जो ब्यूरोक्रेट है, जिनके दस्तखत से, जिनके ऑर्डर से, जिनके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, बाज़ सियासतदान 5% लेते हैं, बाज़ 5 भी नहीं लेते हैं। क्या हुआ है कि वो जो सियासतदान है वो ग्रिप में आ जाते हैं जब हुकूमत चेंज जाती है, और वो ब्यूरोक्रेट जो है ना वो दोबारे का सहूलतकार बन जाता है उसमें। तो सवाल ये, मैंने असम्बली में बिल पेश किया है कि बाबा अब ये जो हमारे नौजवान
जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर से पढ़ के आते हैं, इनके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मौके जो आप दे रहे हैं। आप इन्हीं बाबाओं को जो है ना दोबारा एक्सटेंशन पे आप लग रहे हैं कि मुख्तलिफ, मैं आपको बता दूं, अदारों के जो सरबराह है वो रिटायर्ड लोग बैठे हुए। क्यों? अगर आप रिटायर्ड लोगों को देंगे तो नौजवान को मौका कैसे मिलेंगे? एक वजीर क्यों बनता है, क्यों बनता है वजीर? देखिए, वजीर के दस्तखत से कोई नहीं पास नहीं होता। वजीर क्या है? कस्टोडियन है ना, किसी इदारे का कस्टोडियन है। अब वो नालायक है या करप्ट है? जब वो कस्टोडियन होने के बावजूद उसके नीचे खुलेआम करप्शन हो रही है, यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, पाक सरजमीन को पलीद कर रहे हैं ये लोग, वो पलीद होते हुए देख रहा है, तो या तो करप्ट है या नाअहल है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। उसकी एक वजह यह है कि नाइल, मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि टेन्योर इतना कम होता है कि कोई किसी हुकूमत को सकून से आपने 5 साल पूरे करने ही दिए ने, ठीक है, हर वक्त तलवार लटक रही है। फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसका फ़ायदा उठाती है, उसको पता है कि ये बंदा ने आज नहीं तो कल जाना है, फिर वो टाल मटोल से काम लेते हैं। फिर जब वो वज़ीर चला जाता है या हुकूमत चेंज हो जाती है तो वही ब्यूरोक्रेट जो है ना, वही सेक्रेटरी जो है ना, वो अगले के सामने फिर सारी चीज़ें रख देती हैं। अब अगले को सारे की, तो मेरे सवाल ये है कहने का कि इन ब्यूरोक्रेसी का, मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये बात उठाई थी और IMF ने उसका शर्त पे रखा कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान का जो है ना वो साल में 2 मरतबा उनकी असासे जो है ना डिक्लेयर हो। आपको याद है चंद साल पहले एक लियाकत नामी ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया PSHS से, जो करोड़ों ने अरबों रुपए ने, क्या उसका पता चला? एक रेसानी से सेक्रेटरी ख़जाना था बलूचिस्तान में, जिनके घर से 85 करोड़ निकले। ये वो अलग बात है कि वो शो किया था 13 करोड़, 85 करोड़ निकले थे। उस 85 करोड़ के बाद अब मुझे पता चला कि वो 85 करोड़ और शो किए थे 13 करोड़। किसने? ठीक है, किसने किया ना, जो चापा मारा है उन्होंने किया। और किसने किया? नेब थी सारे। खा गए पैसे क्या? तो ये सवाल तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, मैं आप बताएं ना। आप तो ये खाने गए होंगे तो क्या किया हो कि वो आपका रेलवे स्टेशन बनाया उसने, वो रोड बना ली उसने, क्या किया? 85 करोड़ में से 13 करोड़ शो किए ना। मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जो लोग बता रहे हैं कि जो पैसे निकले थे वो 85 करोड़ थे। अच्छा, वो उसका क्या बना उस सेक्रेटरी का? बरी हो गया ना, आज नहीं है जेल में। इसी तरह आप दूसरे लोगों को, ये जो अभी संज्ञाड़ा क्या है भला, जो ख्वाजा आसिफ के हल्के में हुआ है, इसके अकाउंट से गाड़ियों से करोड़ों निकले। क्या इसने 100% पैसे खा लिए? इसने किसी को टक्कर नहीं दी है। ये तो भाई उसका हिस्सा है जो 5-7 वजीर नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाते, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो संज्ञाड़ा पकड़ा गया ADCR जो है, ये तो जो इसके हिस्से का पैसे थे जो पकड़ा गया है, इसने जो लोगों को दिए पैसे वो कहाँ गए? देखिए, आप पॉलिटिशियन का मतलब आप नहीं, सब इन जनरल पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, ये मिल के खाते ही ना। देखिए मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिल के नहीं खाता है, मैं ये भी नहीं कहूँ कि हर कोई खाता है, हर कोई भी नहीं खाता है। आप एक ही नज़र से आप सबको नहीं देखेंगे कि सारे पॉलिटिशियन पैसे खाते नहीं खाते हैं। बहुत सारी मैं आपको मिसाल सुनाऊं कि उसने अच्छा नहीं है उसके पास। आपने मुझे कहा कि क्योंकि टेनोवर बहुत कम होता है, इसलिए पॉलिटिकल बंदा जो है उसका कोई चलती नहीं है, उसको पता होता है इसने चले जाना है। गलत फहमी को ये क्लियर कर लेते कि बल्दियाती निज़ाम हमारा बहुत वीक है। ये एक वजीर, वफाकी एक सूबाई वजीर के मातहत आता है, उसका सबसे बड़ा सरकारी अफसर सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात होता है, और नीचे कोई भी करप्शन गड़बड़ होती है तो सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। नहीं हो सकता। या तो आप आइन के आर्टिकल 141A के मुताबिक दें, जिसमें इंतजामी इख्तियार भी नहीं है। खुदा को मानो, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं है, क्या इख्तियार है? आप मुझे एक बात बताओ ना, आप सबसे पहले ये कह रहे थे कि वजीर बल्दियात के अंडर है। हाँ। मैं कहता हूँ वजीर बल्दियात से ज्यादा इख्तियारात मेयर कराची के पास है। वो वाटर बोर्ड का चेयरमैन है, ठीक है। अच्छा, जो पानी का तकसीम का इदारा है, फैसले ले सकता है। तो ले तो रहे, कहाँ ले रहा है? कि आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा चलो, फिर मुझे एक बात बताओ कि वजीर बल्दियात ने कहाँ रोका उसको, ये तो बता। अच्छा सर, अगर वो इतना मैं ये कह रहा हूँ, बाइख्तियार है ना, बाइख्तियार भी है, थोड़ा एक जुमले में आपको बाइख्तियार भी है, पैसा भी है। हर डिपार्टमेंट का वजीर जो है ना के पास इख्तियार होता है। ये वाहिद वजारत बल्दियात के वहाँ वजीर से ज्यादा इख्तियारात मेयर के पास है, और मेयर से ज्यादा इख्तियारात टाउन के चेयरमैन के पास है। तो ये तो तकसीम तो करे ना। आप एक नजर से दो कि वजीर बैठा हुआ है ना, वो टाउन चेयरमैन को काम करने दे रहे ना मेयर, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब काम कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल का क्या हाल है इस वक्त? क्या अब्बासी शहीद अस्पताल का यकीनन जो होना चाहिए वो हाल नहीं है, लेकिन कम से कम जेर का इंजेक्शन तो नहीं लग रहा है। बहुत बुरा हाल है।
जहर के इंजेक्शन तो नहीं बहुत लग रहे? बुरा हाल है सर। जो लोग जख्मी होते थे और ऑपरेशनल अब नहीं ऐसे है शहीद आके और सर। वहां जाके देखें, जहर इंजेक्शन लगा के मार देखिए, देते थे, वो देखिए, सूरत तो नहीं है ना? कादर भाई, यहाँ पर ना आप पीपल्स पार्टी वाले हैं सर, ना मैं मीडिया वाला हूँ। हम यहाँ पर जो गुफ्तगू कर आप रहे मीडिया वाले हो, नहीं, मैं पीपल्स पार्टी वाला हूं। हम इस वक्त जो यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है, है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बोल मैं तो मान रहा हूं हम आपसे। हम पहुँचेंगे मसाइल, जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप भी फेस करते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, उनको हम सिर्फ शेयर करेंगे, हमारी कोई बहस नहीं है। कराची की आपने बात की है, मैं इसके करके फिर वापस आता हूँ आपकी तरफ ना। कराची हर साल गुज़िश्ता 17 सालों में आप देख लें, जो वर्ल्ड रैंकिंग आती है ना, हर साल उसकी दर्जाबंदी नीचे होती चली जा रही है। कराची इस वक्त दुनिया के 173 शहरों में से 170वें नंबर पर है। ठीक है, 2 शहर हैं जो कराची से बुरे हैं, एक ढाका है, एक दमिश्क है, जो जंगज़दा इलाका है। कराची, अगर आप यहाँ पर कराची में अभी अभी तो आपकी वफाक में भी आप हैं, सूबे में भी आप हैं, मेयरशिप भी आपकी, अभी तो कोई बेहतरी आ जाती। अच्छा, अब आपने सवाल कर दिया थोड़ा सा मेरे से। अगर कराची इतना ही बुरा है जो आप दमिश्क से और ढाका से उसको कंपेयर कर मैं नहीं रहे कर हैं, रहा, दुनिया कर रही है। चलो दुनिया की तो कुछ भी रिपोर्टिंग हो सकती है, उसको हम क्यों मानेंगे? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कराची इतनी बुरा है तो पूरे पाकिस्तान से कराची रोजगार और इलाज के लिए क्यों आते हैं? बताता हूँ। पहली बात तो आप इसको क्लियर कर लें कि दुनिया की जो रैंकिंग है वो आपकी मोहब्बत या आपकी नफ़रत में नहीं है। दुनिया की रैंकिंग इसलिए होती है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को, दुनिया के लोगों को, टूरिस्ट को ये बताते हैं कि कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। अमेरिका ने अपने शहरियों को कहा है कि आप कराची का सफ़र ना करें, आप वहाँ पर जाएंगे तो लूट लिए जाएंगे। अगर आप कराची का फिर भी सफ़र करें तो यहाँ का पानी मत पिएं, बीमार हो जाएंगे। आप फिर भी यहाँ पर का सफ़र करते हैं तो आप रोड साइड पे जो चीज़ें मिलती हैं वो मत खाएं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने अपने शहरियों को कहा है। तो आप ये ना कहें कि हम नहीं मानते, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि दुनिया मानती है। कराची क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है। अब क्यों आते हैं लोग? अब ये अमेरिका के, मेरी बात अब क्यों आते हैं? अब क्यों आते हैं लोग इसलिए आते हैं कि कराची फाइनेंशियल हब है। ये पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं है। जब पीपल्स पार्टी नहीं थी उस वक्त भी कराची फाइनेंशियल हब था। कराची एक पॉपुलेशन हब अगर है। एक फाइनेंशियल हब इतना ही बुरा है कि अमेरिका ने अपनी शहरियों को बोला है कि पानी ना पियो, रोड पे चीजें ना खाओ, हाँ, आओ तो नहीं, तो फाइनेंशियल हब चल कैसा रहा? ऐसे चल रहा है कि आपको पता है क्यों कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंसर, इसलिए रोजगार कि के पोर्ट लिए, सिटी तालीम है। के, देखिए पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी तो देखिए, पोर्ट सिटी तो ग्वादर भी है, ग्वादर डेवलप नहीं है। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, देखिए पोर्ट, हर चीज पोर्ट से आप ना कंपेयर कर दें। क्यों ना करें? देखिए मैं दुनिया की तमाम सिविलाइजेशंस कहाँ आबाद हुई? पानी के किनारे आबाद हुई ना। कराची भी पानी के किनारे आबाद हुआ। हर मुल्क में जहां पोर्ट है वही कामयाब हो, बाकी कोई मुल्क कामयाब नहीं है। जो जहां पोर्ट है, आपको पता है, जहां पोर्ट है वहां पर इंडस्ट्री है। आपकी मैशत से बेहतर इस वक्त अफगानिस्तान की मैशत चल जी रही है। बिल्कुल है, जो 40 साल से जंग में, क्यों नहीं है? ठीक है, तो पोर्ट तो नहीं है वहां पे। आपका जो बराबर में मुंबई है ना, मुंबई है ना, मुंबई है ना सर, मुंबई है ना, मुंबई का जीडीपी पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। यह है कराची का पोटेंशियल। कराची अपने पोटेंशियल पर काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि बदइंतजामी है। आपका कराची, इधर को सवाल करे तो जवाब ही सुना करे ना पूरा। आप बताओ कि कराची पाकिस्तान का कितना % फंड जनरेट करते हैं? 60% कम। 60%। तो आप मुझे बताओ 60% अगर ये इतना ही बुरा शहर है, तो ये तो 2% भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अच्छा, फिर दूसरी एक जो आप सवाल के मुझे जुमला बोले, फिर आपने बोला कि अमेरिका ने कहा पानी नहीं पियो। पानी तो मैं और आप भी नहीं पीते, नल के मिनरल वाटर पीते हैं। रोड पे जो बात कर रहे ठेले पे, तो मुझे एक बात बताओ, आम जो गाड़ी वाला, क्रूजिंग वाला है, वो कोई लालूकेत के रोड से छोले नहीं खाएगा। वो बोर्ड बेसन में जाके जो है ना, वो वही रोड पे किनारे पे जो रेस्टोरेंट है वहां से खाते कि नहीं खाते। अच्छा, उसके बाद आपने ये कहा कि इलाज की अगर बात करें कि दुनिया का जदीद तरीन इलाज, दुनिया का, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जना अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, आपने आबासी की बात की, वहाँ पे जदीद तरीन वहाँ पे मशीनें जो आगा खान हॉस्पिटल में नहीं है, वहाँ पे हर किस्म का इलाज हो रहा है। साइफर नाइफ के हवाले से एक मशीन है जो जदीद आपका कैंसर का इलाज करे। तो मुझे एक बात बताने आपको, वहाँ पे 6 महीने तक टाइम नहीं मिलता है। आपका पूरे पाकिस्तान के अलावा आपका अफगानिस्तान से लोग आते हैं, कश्मीर से लोग आते हैं वहाँ इलाज कराएं। क्यों? इतना ही बुरा शहर है। अच्छा, आप दिल की अगर NICVD देख ले या SICVD देख ले, मेरे हल्के में अभी इफ्तिताह हुआ है। आप मुझे बताओ कि आपका पूरा सिंध से, पूरा बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इलाज के लिए।
क्योंकि दिल का इलाज है वो 10 लाख 15 लाख से कम नहीं है, यहाँ फ्री होता है। फिर उसके बाद आप अगर गंबट चले जाए खैरपुर, वहाँ पे जो लिवर ट्रांसप्लांट का है जो 1-1.5 करोड़ पे रेट है वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ 10 जिलों में जो है ना NICVD है। आप अगर हेल्थ के बच्चों का देख ले, अभी कोरंगी में जो बच्चों का अस्पताल है, अब देख रहे दुनिया का जदीद तरह अस्पताल है, तो ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। सिर्फ एक दिल की बीमारी आपको पानी नजर आएगा, नहीं। आपको बर्गर नजर आएगा हाँ, मैं कि आपको रोड के बताता हूँ, ठेले मैं पे बताता हूँ, भाई वो जो रोड पे में मिलता है वो सस्ता है, इस वजह से लोग आते हैं। सुनिए, आप जाओ नहीं, 500 रुपए का बर्गर खाओ, आप तो नहीं KFC खाते से। ना, हाँ। आप तो नहीं खाते ना, मैं क्यों नहीं खाता हूँ, भूख लगती है तो मैं सड़क पे खाता हूँ। खाते, बिल्कुल तो खाता आप हूँ। लैंड क्रूजर वाले हैं आप तो। नहीं मैं खाता हूँ, क्या मतलब लैंड क्रूजर वाला का बहरहाल मैं अमेरिका ने देखिए, कहा है तो मैं नहीं कहूँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, यहाँ का लोकल इन्वेस्टर, यहाँ का लोकल कारखानेदार वो यहाँ पे कारखाना चला रहा है। लोकल से क्या मतलब, आपका पूरा पाकिस्तान करा रहे हैं? हाँ लोकल ना, पाकिस्तानी कर रहा है। पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना सारे कराची में, पाकिस्तानी कर आपको रहा है, पश्तून सारे इधर ही है, सब यही पाकिस्तानी कर रहा है ना। फिर हाँ, आपको तो आप लोकल की बात करें, मतलब पंजाब जो लोग आते हैं लोकल तो नहीं हुए। मेरी बात तो आप हाँ। सुन लीजिए ना, जी जी आप इतने समझदार आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, करो ना, और बात तो कितना सुन ले। अब आपने कीचड़ उछालना है ना, उछालो ना, मैं कीचड़ तैयार नहीं हूँ। उछल रहा है, आप इसको कीचड़ क्यों समझ रहे वो हैं? आप अमेरिका की रिपोर्ट लेके बैठ हाँ गए। तो अमेरिका, हाँ, पानी नहीं पियो। दुनिया ये जो कह रही पानी है पी रहे हैं ये आप नल का पानी है, ये नहीं पी मिनरल सकते वाटर? ना। तो लाहौर में नलके के पानी पीते लोग, कोटा में नलके की पानी पीते हैं, पेशावर में नलके सर की मैं पानी किसी पीते को हैं, नहीं जानता, इस्लामाबाद में नलके मैं की पानी किसी को पीते नहीं हैं, पूरा जानता। मैं पाकिस्तान आप में अपना मिनरल वाटर है। जवाब दें, अपना जवाब दें, क्या पूरे शहर में नहीं, आप कह रहे हैं मेरे शहर ही बुरा है, सुनिए, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है ना अच्छा पूरे है। पाकिस्तान में कितने शहर हैं जहां पर COD और हब जैसे जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं? कितने शहर हैं, कितने शहर हैं? नहीं लगे हुए, मतलब एक चीज बता कर देखो, वहाँ की एनवायरनमेंट अलग नहीं है। ना, यहाँ पर है, नहीं अलग है। यहाँ पर अयूब खान के जमाने में COD बना, हाँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना, आपकी लाइनें नालों के अंदर से गुजर रही हैं, इसलिए पानी हमें घर पे साफ नहीं मिलता। उसकी वजह ये है, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। नहीं, आप क्यों कैसे बात कर रहे हैं कि अनप्लान्ड सिटी है? कोई अनप्लान्ड सिटी नहीं है, प्लान सिटी था, प्लान सिटी था जब आबादी 3.5 लाख थी। हाँ, तो आपने जब आबादी 17 अंग्रेज साल में आप अच्छा, मुझसे कह रहे हैं जब मेरे जवाब हाँ, तो जी सुनिए। जी जी, जब अंग्रेज के वार ने 1947 में आबादी थी कराची की 3.5 लाख, आज कितनी है? 4 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, भले आप नहीं मानो, 4 करोड़ से मैं ज्यादा क्यों नहीं आबादी है। मानूं, आप बताएं। ठीक है ना। दूसरी बात आप देख लें, हाँ। यहाँ से आप रवाना हो जाए, ये जो DHA सिटी है उसकी बात छोड़िए, बेरिया की छोड़िए। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट दादू जो है ना, वो बेरिया आपका डिस्ट्रिक्ट दादू आधा है, आधा डिस्ट्रिक्ट कराची में है। आपको पता है इस चीज का? इस तरफ अगर आप बलूचिस्तान में चले तो बलूचिस्तान की बॉर्डर हब तक टच है। अगर आप इस तरफ चले जाए ठठा साइड पे, वहां तकरीबन ऑलमोस्ट जो ना दाबीजी वगैरह वहां से टच है। तो आपकी जो शहर है वो अनप्लान्ड है, वो आबादी बढ़ती जा रही है। मैं करूँ कि अगर आपके वजीरिस्तान में हालात खराब है तो लोग लाहौर इस्लामाबाद नहीं जाते, कराची आते हैं। अगर आपके बलूचिस्तान में हालात खराब है, रोजगार नहीं है, तो लोग कराची आते हैं, लाहौर नहीं जाते हैं। आपके जनूबी पंजाब में अगर रोजगार नहीं है तो लोग कराची आते हैं। तो मुझे जब पूरा पाकिस्तान आपको रोजगार के लिए कराची आता है और आप कहते हैं सबसे बुरा शहर है, तो अगर बुरा शहर है तो क्यों आते हैं लोग? यहाँ पे इलाज के लिए भी आता है, यहाँ टॉप की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है उसके लिए भी आते हैं, और यहाँ जो है मजदूरी के लिए भी आते हैं। वो रेटरिक है जो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाता है। ये पॉलिटिकल, हाँ, क्योंकि आप अच्छा क्यों आते हैं लाहौर? मैं बता देता हूँ क्यों नहीं जाते लोग? क्यों से लाहौर नहीं जाते? रोजाना हजारों लोग शेखुपुरा और दूसरे इलाकों से लाहौर के अंदर आते हैं और वापस जाते हैं रोजाना। अच्छा, आते वापस जाते हैं ना, यहाँ वापस नहीं जाते। और आते तो वापस नहीं जाते। बहुत बड़ी आबादी है, उन्होंने वो काम किए हैं जो काम आप नहीं करते। अच्छा, वो बताए कौन सा काम किया? वो ये किया है कि उन्होंने फुटपाथों को खाली कराया है, उन्होंने दुकानों को शटर के अंदर किया है, उन्होंने सड़कों पर इंक्रोचमेंट खत्म की है। ये वो जगह है जहां पर कोई भी आकर कारोबार करता है और एक कमरे का मकान लेकर वहां पर रहना शुरू कर देता है। ये होता है अनप्लान्ड सिटी, जो आप 17 साल से बना नहीं हो रहा। कराची में नहीं हो रहा। कौन सी सड़क है, कौन सी सड़क इंक्रोच नहीं है, कौन सा मुझे फुटपाथ इंक्रोच नहीं है? कौन सा टाउन है, कौन सा एरिया है जहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ रोज कार्रवाई नहीं होती है? सर मैं सिर्फ पैसे बढ़ाते हैं, देखिए आप भी पता है, देखिए आपको भी पता देखो, है, रेट बढ़ाते हैं। नहीं, वो अलग बात है, रेट बढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ आपके साथ कि अगर एक ठेले वाला है उससे जाके इंक्रोचमेंट ऑफिसर अगर 2 रुपए लिए तो उसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि तोड़ो सबको। तो फिर तोड़ता क्यों नहीं है? तोड़ रहे नहीं। आज आपको देखिए, मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का बताऊं, मेरी या अपने टाउन को बताऊं, वहां पे बकायदा इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रोज हो रही है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंक्रोचमेंट से पाक हो गया है? नहीं, देखिए
4 दुकानें अगर हम हटाते हैं, 4 ठेले हटाते हैं तो 50 और बन जाते नहीं हैं। तो क्या बनते नहीं है, एक ये बात तो मानते हो सुनिए, ना। पाकिस्तान के तमाम लोग आकर यहाँ पर ही इतने मैं कहता हूँ कि ऐसे हो जाते हैं कि जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आते, मैं- लाहौर में कंट्रोल में आ जाते हैं, पेशावर में आप कंट्रोल सिर्फ में आ आबादी जाते को हैं। देख ले, हाँ आप क्लिफ्टन है, डिफेंस है, यहाँ पे लोग ना आबाद हो रहे हैं ना आबाद हो सकते हैं, क्योंकि एक अलॉटेड एरिया है। मेरे एरिया अगर आप देख रहे हैं, बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन, नार्दर्न बाईपास टच कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो एरिया है मेरे, अब अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि सूबाई सीट जो है ना वो कौमी असम्बली सीट डिक्लेयर होगी। उसकी वजह ये है हाँ। कि आबादी इतने स्पीड से आ रही है वजीरिस्तान से, मैं आपसे बलूचिस्तान अर्ज से, यही तो कर रहा जनूबी हूं, पंजाब से, मैं कि आपसे एक अर्ज समझ लो यही मिनी तो कर रहा हूं, पाकिस्तान है वो। मैं आपको अर्ज यही तो कर रहा हूँ कि जब आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देंगे, जब आप इलीगल काम की इजाज़त देंगे, हर 2 नंबर धंधे का आप इजाज़त देंगे, तो फिर यही होगा शहर के साथ। माफियाज परवान चढ़ेंगे, देखिए, हुकूमत की सरपरस्ती में चढ़ेंगे। आपको पता है, मेरी बात सुनिए, ये आपका टेबल है, हाँ। जैसे हम लोग कराची है, इसका 38% जो है ना वो सूबाई हुकूमत या बल्दियाती निज़ाम के पास है, बाकी जो है ना सारे जो है ना वो अदारों के पास है। ना करेंगे, पता है, ये बात 38% है ना, ये बात ना करें। मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हाँ, हूं। तो डिफेंस में कहीं इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगी आपको, क्लिफ्टन में कहीं इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगी आपको, कैंट में कहीं इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा। आप अपना बताएं ना। 26% 26% ही बता अभी दें। तो आप यही नहीं मान रहे थे आप ना। 26% ही बता अभी दें। तो आप यही नहीं मान रहे थे ना। आप डिफेंस की बात करते हैं ना, डिफेंस में कहाँ है इंक्रोचमेंट? देखो आप अपना डिफेंस की तरह, आप डिफेंस की तरह अपना कोई इलाका दिखा दें। डिफेंस में तो इस वजह से नहीं हो सकता है कि देखिए, डिफेंस जो है ना वो एक प्री प्लान एरिया था पूरा। ये भी प्री प्लान था। देखिए यहाँ ट्राम चलती थी। नहीं मेरी बात, यहाँ सर्कुलर रेलवे चलती थी। मेरी सवाल तो सुनो जी। अब एक एरिया है, उसको बकायदा पूरे डिजाइन करके रोड सड़क, जैसे नॉर्थ अजबाद है, हाँ। ये डिजाइन हुआ है पहले से, रोड सड़क सेवरेज वेवरेज डाल के न्यू फिर कराची आबादी डिजाइन हुआ है। अच्छा सुन ले, शाह फैसल डिजाइन अच्छा हुआ है। पूरे जवाब तो सुन लेना जी। लेकिन बाकी जो शहर है वो डिजाइन नहीं हुआ है। आपकी वजह से नहीं हो रहा ना। अच्छा, हमारी वजह से नहीं हुआ है। पूरा शहर डिजाइन था, पूरा शहर जो शहर था वो तो आबाद है। हाँ। लेकिन इस शहर जो 10 गुना बढ़ गया उसको क्या करेंगे? आप रोके ना। अच्छा, हम इधर बॉर्डर पे बढ़ गए, बॉर्डर पे नहीं, आप इलीगल रिहाइश क्यों दे रहे हैं? नहीं तो हम क्या करें, मतलब वहाँ पे नहीं करते सोराब ना। रोड पे जो ना शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों नहीं को नहीं, छोड़े, शनाख्ती कार्ड नहीं, हर बंदा वहाँ है। जाके हब चौकी में हर जो है बंदा शनाख्ती कार्ड है, चेक करके छोड़े। हर बंदा तो है। हर बंदा आ रहा है तो वो आबाद भी हो रहा है। आप कोई भी कहीं से आता है, कराची की सड़क पे फुटपाथ पर ठेला ठिया लगाकर पैसे वैसे देकर रहना शुरू कर देता है, घर ले लेता है, यूटिलिटीज इस्तेमाल करता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरों में अर्बन माइग्रेशन को कर्टेल करने के लिए यही इक़दाम किए जाते हैं जो आप नहीं करते। पहली बात ये बताओ, आपको किसने बोला कि कोई भी आ जाए, कहीं भी रह जाए, कहीं भी ठेला बने? ये कहाँ पे होता है? यही होता है। नहीं, कोई नहीं होता है। किसी में बताओ, कच्ची आबादी में ज़रूर होता है। हाँ। और कच्ची आबादी में जिनके घर होते हैं वो अगर खुद अपने घर के सामने ठेला लगवाए को अलग बात है, इस तरह बाहर से कोई बदल नहीं आ सकता। अच्छा, आप ठेला लगा के दिखाएं। ये सदर में क्या हो रहा है? आप लगा के दिखाएं। सदर बाजार में नहीं लगा सकते ना, पुलिस के बगैर लगता नहीं है, इंतजामिया के बगैर लगता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो दुकान वाले हाँ। वो सामने ठेले खड़े करके उससे पैसे लेते हैं। और इंतजामिया कहाँ होती है? इंतजामिया को भी देते हैं, पुलिस को देते हैं, ना? कोई शक नहीं। हाँ। मैं मानता हूँ। लेकिन ये कि जब मेरी दुकान है 10 करोड़ की या 2 हाँ। करोड़ की, मैं अपने सामने तो कोई खड़ा कैसे होने दूंगा, तो मैं खुद खड़ा करता हूँ ताकि वहां से भी इनकम आ जाए। इंतजामिया क्या कर रही है? वो करता है। बिल्कुल, ये करे या वो करे। देखो ये तो आप सदर की जो सबसे ज्यादा कारोबारी एरिया उसको ले, लेकिन बाकी जो कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी वहाँ क्या? तो कोई कमर्शियल एरिया होता नहीं है। आप मलीर में चले जाएं, आप शाह फैसल में चले जाएं, आप लालू खेत में चले जाएं, आप किसी न्यू कराची में चले जाएं, आप कोरंगी में चले जाएं, आप किसी भी गोलीमार पे चले जाएं, किसी एरिया में आप चले जाएं, आपको इंक्रोचमेंट मिलेगी। और जिससे उससे आप पूछ लें, वो बता देगा पुलिस को कितने देता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कितने देता है। देखिए, अरबों रुपए का धंधा हो रहा है। देखो इसमें कोई आपकी नाक के नीचे? नहीं, हमारी नाक के नीचे नहीं, ये जमाने से होता आ रहा है। 35 साल अभी से तो जो 17 साल से आपकी नाक है ना। 17 में आधे कर दिए, आधे तो अगलों के पास थे। आप ये नहीं कह सकते जी। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो अफसरान बिल्डिंग कंट्रोल के लगे हुए थे, तो आप क्या पीपल्स पार्टी नहीं लगे? नहीं, फिर ये पहले एमकेएम के दौर के लगे हुए। अरे एमकेएम के दौर, एमकेएम का दौर तो 2016 में खत्म हो गया। नहीं खत्म, वो जो भर्ती हुई अभी रिटायर नहीं हुए। अच्छा, अभी है वो तो आप उनका ट्रांसफर भी नहीं कर सकते? नहीं, हम नहीं कर सकते। वो सिंध असेंबली में शोर कर लेते हैं, वो जाके खुर्शीदी साहब जो है ना खड़े हो जाते हैं कि भाई जिसने मुझे सलाम किया उसको ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ये तो स्पीच था। जैसे सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, आप कराची को एक चीज़ ये बताऊँ, आप इस्लामाबाद, लाहौर, इनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और एक मिनी पाकिस्तान है। ये दुनिया का हर जबान, हर मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसमें आप रोक नहीं सकते
सकते हो, मैं एक चीज बताऊँ। भाई तरीके से तो रह सकते हैं, कानून के मुताबिक तो रह सकते हैं। अच्छा, मैं उसका अगला जवाब देता हूँ। हाँ, आपने पानी की बात की है। पिछले 25 साल से K4 मंसूबा जो चलता आ रहा है, वफाकी हुकूमत अपने हिस्से का पैसे नहीं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े आते हैं, मेरे हल्के में भी इलेक्शन लड़ता है, वो आता हूँ उस पर। अच्छा, इस साल मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, इस साल वापडा ने मांगे थे कि भाई आप इस साल तो हमें 40 अरब तो दें, टोटल 95 अरब चाहिए थे। 40 अरब के बजाय 2-3 अरब दिए। 2-3 अरब, सुन रही है, वो फाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं? K4 मुंसिपल की, पानी की मुंसिपल। अच्छा, उसके बाद पिछली हुकूमत में जहाँ खुर्शीद साहब साहब वजीर थे, मैंने K5 मंसूबा बनाया था। खुर्शीद शाह साहब की वजारत से अप्रूव भी हो गया था। अप्रूव होने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर बोले पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमें पानी का अलग से नहर दी है। 10 साल से MKM का कोई वजूद नहीं है। हाँ, तो 10 साल में कराची का फिर आपने क्या हुआ? वाह वाह वाह, क्या हुआ? कुछ नहीं पता आपको। क्या हुआ? क्या ये जो कराची में अंडर पासिस नेमतुल्लाह खान साहब के बाद जो बन रही है, क्या कौन से MKM ने? अच्छा, क्या वो करीमाबाद वाला? हाँ, चार अंडरपास, 4 सड़कें, ये कराची है। अच्छा, तो अच्छा 16 साल से सड़कें गलियां नहीं बनाई। अच्छा, मुझे बताओ, आप मुझे 4 सड़कें गिनवा रहे हो, आप MKM को मुझे देखो कोई खातिर खा प्रोजेक्ट बता दो जो उसने किया 35 साल में। देखिए 35 साल में, क्योंकि वो एक पिटीशन वसीम अख्तर साहब ने जमा की है, और पिटीशन के बाद वो अपने मजे लूट रहे थे मेयरशिप के। ना मैं MKM हूँ ना मैं कंपेयर तो करें ना। नहीं, मैं कंपेयर कर देता हूँ। जब मैंने होश संभाला तो मैंने फारूक सत्तार को शहर का मेयर देखा। पहली मरतबा कराची में टफ टाइल्स लगते हुए देखे, पहली मरतबा गलियां बनते हुए देखी, पहली मरतबा चौराहे बनते हुए देखे। फिर उसके बाद नेमतुल्लाह खान। पहले मेयर कौन था? फारूक सत्तार से अब्दुल सत्तार अखबानी थे, लेकिन वो मेरे होश से पहले नहीं थे। देखिए, मैं अपने होश की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, तो आपने होश अगर देर से संभाला है तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ ना। आप इस अरसे में देख लेना, 88 से लेकर 2026-25 तक मैंने जो 2-3 मेयरों को काम करते हुए देखा है। एक फारूक सत्तार को देखा है, एक नेमतुल्लाह खान को देखा है, एक मुर्तज़ा, एक मैंने मुस्तफ़ा कमाल को देखा है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा आप एक चीज़ करेंगे, आप फारूक सत्तार की, मुस्तफ़ा कमाल की, ये सारी चीज़ें गिनवा रहे हो, आप वो चीज़ें बता रहे हो वो जो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने जो वोटर थे वहाँ काम किया। पूरे शहर में कोई नहीं किया। पूरा शहर। आप मुझे बल्दिया का एक प्रोजेक्ट बताओ। पूरा शहर। आप मुझे मलिर का एक डिस्ट्रिक्ट बताओ। पूरा शहर आप देखिए, मैं एक चीज़ बताओ आपको, वही एरिया जहाँ उनके वोटर से वहाँ काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है शहर से। ट्रांसपोर्ट का मसला शहर में ठीक है, कोई मसला नहीं है। रिक्शे, जवाब दूं, ये अभी आप रिक्शों पे बात कर रहे थे, 4 लाख रिक्शे हैं शहर में। 4 लाख रिक्शे, क्या हुकूमत का काम नहीं है कि इनको मैनेज करे? जी बिल्कुल। पहली बात तो आपका सवाल था कि एशियन गवर्नमेंट ने जिन लोगों को रिक्शे दिए उनके पास न कागज़ है, न रजिस्ट्रेशन है, न लाइसेंस है। पहले उसकी आप तस्दीक करा लें, आप मेरे सामने रख लें। खुदा की कसम, सबसे पहले मैं उन्हीं के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। नंबर 1 बात, ऐसा कोई नहीं है जिसको रक्षा मिलता है वो कोई बॉर्डर से लेके वो जो नॉन कस्टम पेड रक्षा नहीं देते, बाकायदा कंपनी से, फैक्ट्री से, और बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने चिंची की बात की, बिल्कुल चिंची का है। चिंची का बहुत सारे लोगों ने एसोसिएशन बनी है, वो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क किया है। मैं मानता हूँ आपके साथ हर चौराहे में ये नाजायज़ खड़े, लेकिन उन्होंने जाके हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ है। वो स्टे पे चल रहे सालों से, और ये चिंची सिर्फ कराची में नहीं या पाकिस्तान के हर शहर में। नंबर 1 बात, नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान को छोड़ के आप सिर्फ कराची की तरफ। एक मिनट, अगले सर आपने लंबे सवाल किया तो मैं जवाब दूँ। दूसरा, आपने कहा मुर्तज़ावाब, मैं ये नहीं कहता हूँ मुर्तज़ावाब ने दूध की नहरें बनी, लेकिन तारीख़ में पहली मरतबा मुर्तज़ावाब जब मेयर बना है, तो क्या आपको एक नौजवान पढ़ा लिखा तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का बना है? कैसे? ठीक है, कराची का मेयर पहली मरतबा बना है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको इस शहर में वो MKM वाला और उसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है? वो MKM वाले सिर्फ अपने हल्कों में काम कर रहे हैं, ये हर किसी हल्के में काम कर रहे हैं। हर क्या कर रहे हैं ना, मेरी बात सुन, वो सिर्फ अपने हल्कों में जहाँ उनके वोटर्स थे, जहाँ उनके MPA MNA थे, वहाँ काम कर रहे हैं। ये मलिर से लेके बल्दिया तक, बल्दिया से लेके वेस्ट और जजीरों तक वो काम कर रहा है। तासब वाला काम नहीं कर रहा है, नाम इसे का है। अगर आप फारूक सत्तार की टाइम का कंपेयर करें या अगर मुस्तफ़ा कमाल की टाइम करेंगे, वो डिक्टेटर्स का दौर था मुस्तफ़ा कमाल वाला, बेताशा उसको पैसे मिले। हमें वो फाकी हुकूमत से टक्कर नहीं मिल रहा है। सिंध हुकूमत अपने पैसे दे चुका है। इस साल भी, इस साल की आपको फिगर बता रहा हूँ
कि 40 अरब रुपए वो आपदा ने मांगे, क्या मैं दे दो? हुकूमती दिए 2 या 3 अरब अच्छा, रुपए। कौन सा अब मंसूबा? 2 या 3 अरब अच्छा, तो वो कौन तनख्वाह सा में भी। मंसूबा बताएं? ये 10 उंगलियां हैं मेरी, 17 साल हैं आपके। एक मंसूबा बताएं जो आपका टाइमली कंप्लीट हुआ हो। K4 हमारा नहीं है, वो अपना फाक है। बता दें। नंबर 1 बात, ये टाइमली, ये जो हब कैनाल वाला है, ये 1 साल के अंदर मुकम्मल हुआ। इसके अंदर भी आप केले टाइमली हो गया, निकालेंगे, टाइमली हो गया, 1 साल के अंदर। बिल्कुल। लिख ले, नोट करे, चैलेंज करता हूँ। और 1 साल के अंदर, नंबर 1 चलें, बात। ये 10 उंगलियां हैं ना, ठीक एक है, हो 10, गया। ठीक और है। उसके बाद अगर आप उसका देख ले, NICVD का देख लें, क्या? ये बेसिकली वफाक का था। वफाक का ये हॉस्पिटल चेन था। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भी सिंध हुकूमत केस हार चुकी थी। वफाक को बोला कि आप चला ले, वफाक ने काम नहीं चला सकते। उसके बाद वापस सिंध हुकूमत ने क्या किया है कि एक NICVD कराची में, तो उन्होंने 10 जिलों में जो ना वो NICVD खोल दिया। भाई मुझे ठीक है, हाँ, सक्कर, ठीक है। नवाबशाह, खैरपुर, सर, हैदराबाद, और उसके बाद infrastructure आपका के कराची, मसले- बल्दिया अच्छा, टाउन, मलीर में ना एक। ओके। ठीक है ना, एक चीज़ होगी सर। उसके बाद अगर आप उसकी तरफ आ जाए, अगर आप सी साइड पे आ जाए, सी साइड में जो प्रोजेक्ट बना है, अगर आप माड़ीपुर रोड देख लें, ये पूरा जो ना वहाँ पे एक रोड, हाईवे टाइप का रोड बना है। उसके बाद वहाँ बीचेस के जो डेवलपमेंट है वो आपके सर नहीं, अभी आपने वो कहा है, तो मैं आपको गिन के बता रहा हूँ सर। अच्छा, उसके बाद अगर आप उसके आ रहा है कि मुर्जावाब के टेनोर में, या जो बल्दियात हमारे पास आ रहे हैं मेयर कराची का, आप अगर अंडर पासिस को रोड का देख ले, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आप देख लें, आपको अगर नुसरत भुट्टो कॉलोनी का जो ब्रिज है, यह भी मुकम्मल हुआ है। ठीक है, करीमाबाद वाला ऑलमोस्ट मुकम्मल होने के करीब है, ये आपका दूसरा। उसके बाद आप पीपल्स बस सर्विस देख लें, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है पीपल्स बस सर्विस। आपको ये चीज़ होता है कि आप ज़रूर ये कहेंगे वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वो सवाल आपके जहन में होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पीपल्स बस सर्विस जो है ना, अभी जो है मेरे हल्के से भी ये स्टार्ट हुआ है, माचगोड़ से शुरू हुआ है, और ये सदर तक, लेकिन काफ़ी नहीं है। हमने शर्जी मेमन साहब से कहा कि उसको आप औरंगी से घुमा के एहतियात टाउन दें। अभी आप हंस रहे हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ। हाँ, अब आपको जवाब मिल रहा है तो हंसना शुरू कर दिया। सवाल करें ना। कितनी बसें चाहिए कराची को? आपको कितनी चाहिए? कराची नहीं, आप आबादी के हिसाब से बताएं ना। वर्ल्ड बैंक का अगर आप देख फिगर बता रहे हो, वो 15,000 कह रहे हैं। हाँ। वर्ल्ड बैंक कितनी है? 15,000 कितनी कम आई है, 400-500 है। अच्छा, ठीक है ना। कितना इश्तिहार चला है? नहीं, देखो, इश्तिहार कितने चला है, मुझे एक बात बताओ ना। अगर अब रोड है मेरे हल्के का, अगर मैं सबसे पहले अपनी बात करूं, जहां कोई रिक्शा जाने को तैयार नहीं था, वहां आप यकीन करेंगे, आपको टैक्सी तो दूर की बात है, रिक्शा जाने को तैयार नहीं था, चिंची जाने को तैयार नहीं था, वहां पीपल्स बस सर्विस चल रहे माच मोड़ से लेके सदर तक कार है पूरा। तो बात ये होता ना, लेकिन मैं कहता हूँ काफी नहीं है, हमें और दूसरा रूट भी चाहिए, 15,000 कहाँ 150-200? तो 15,000 वर्ल्ड बैंक ने कहा है। वर्ल्ड बैंक ने नहीं कहा सर, आप मानते नहीं ना। देखिए, आप मानते ही नहीं है। अच्छा, मानते ही नहीं है ना कि अगर अमेरिका अपने शहरियों को मना कर रहा है कराची आने से, आप मानते नहीं है। वर्ल्ड रैंकिंग को आप मानते नहीं है, वर्ल्ड बैंक को आप मानते नहीं है। सर, आबादी के हिसाब से हर चीज होती है, अस्पताल आबादी के हिसाब से होते हैं, ट्रांसपोर्ट आबादी के हिसाब से होती है, पानी आबादी के हिसाब से होता है, कचरा उठाने की आबादी के हिसाब से होता है। अच्छा, सुन ले मेरे भाई, वर्ल्ड बैंक ने कहा 15,000 चाहिए, तो ये प्राइवेट बसेस को मैं कहाँ ले जाऊं? वो नहीं चल रही है। वो तो देखिए, नहीं, अब फिर आप फिटनेस पे आ गए। नहीं, देखो, एक सवाल का जवाब मिलता है, फिर आप जम मारते हैं। मुझे बताओ, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 15,000 बसें चाहिए, तो 15,000 उस सूरत में जब प्राइवेट नहीं चल रही, यहाँ तो आपको प्राइवेट चल रही है, चल रही है कि वो रेगुलेट कौन करेगा? आप रेगुलेटर हैं ना, तो ये प्राइवेट जो है ना, ये बगैर अच्छा रूल्स के सिलेंडर अंदर रखे हुए परमिट है बाबा सर, हर इसका रूट का परमिट है। हाँ, किसी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, किसी में सीट अरेंजमेंट। अच्छा, एक बात आप एतराज करते हो, एक एतराज करते हो, वर्ल्ड बैंक ने कहा 15,000, जब उसका जवाब मिल जाता है फिर आप फिटनेस पे आता हो, फिर तरक्याती काम की बात कर, जब मैं बताता हूँ फिर आप क्वालिटी पे चले जाते हो। एक जगह पे तो रुके ना, एक काम तो ठीक कर, एक सवाल पे तो रुके ना। मैं रुक तो, आपने 15,000 बोला, मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ा है ना कि 15,000 बस चाहिए। 15,000 उस सूरत में जब कोई प्राइवेट नहीं चल रहा हो, यहाँ तो आपका हर स्टॉप पे प्राइवेट बसें चल रही है। बसों का हाल देखा है? आप फिर हाल देखें, उसको क्या करे, उसको रोजगार बंद कर दें, खत्म कर दें, बंद कर दें। जो रोजगार चला रहा है उसको पाबंद करें। आपके ना एक किताबचा है, हाँ, आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके कुछ रूल्स हैं। हाँ, उसके रूल्स हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, गाड़ी का कलर क्या होगा, गाड़ी का साइज क्या होगा। अब आप न्यूयॉर्क तो ना बना लेना, मैं एक बताऊं आपको, मैं एक बता रहा हूं आपको, गाड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, दरवाजा कैसा, देखिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सुन ले, मैं देखिए सुने, अब आपने सवाल उठाया, जवाब दो। सवाल तो पूरा कर देना। मैं टैक्सी चलाना चाहता हूं, टैक्सी का एक कलर है सरकारी, काला पीला या पीला,
उसके अलावा तो मैं नहीं चला सकता ना। नहीं, क्यों नहीं चला सकते? ये करीम वरीम ये जो वो मैं उबर टैक्सी की उबर आए बात कर रहा तो हूँ ना। वो भी टैक्सी है ना, आपने रेगुलेट नहीं किया ना, तो ये भी टैक्सी है ना। आपने रेगुलेट नहीं किया ना इस सारे अच्छा, करे सिस्टम सवाल को, और करे सवाल। इस सारे सिस्टम को रेगुलेट नहीं किया ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना बड़ा जी पीपल बस सर्विस चला दी, 15,000 बसों की ज़रूरत है, 150 बसों पर आपने अरबों रुपए की आपने इश्तिहार चलाकर वाह वाह अपनी करवा ली। सर क्या कर रहे हैं आप एक सीरियस तो हो जाएं कम से कम शहर के साथ। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कराची में नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट न्यूयॉर्क से उतरे हो यहाँ पे और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग करके आप, अच्छा सुन लेना, जवाब तो सुन लेना, अरे बात सुन। एक तो वो रिपोर्ट पढ़ा करे, उस रिपोर्ट में टोटल शहर की बसों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको गिनवा रहा हूँ 15 से ज़्यादा प्राइवेट बसेस चल रही है, नंबर एक बात। दूसरी बात आप ये करें कि कलर होना चाहिए, यकीनन जो गवर्नमेंट की बसें चल रही है उसके कलर है रेड है, ठीक है। अब जो प्राइवेट है यकीनन वो प्राइवेट नहीं हो सकती, इस वजह से कि वो जो एक मजदा आता है या बस आता है वो कंपनी से बना बनाया आता है। अब बना बनाया आता है, अब आप ये कहते हो कि नहीं जी प्राइवेट को भी कलर कर दो। किसने कहा बना बनाया आता है? ये जितने ये ट्रक आर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, बस आर्ट चल रहा है हमारे यहाँ, ये ट्रक का ढांचा है जिसके ऊपर आपने बस बनाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई, आप तो इंजीनियर है ना, इसकी चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा है, हादसात होते हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको यही नजर आ रहा है ना, खुद सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है वो आपको नहीं पता? 50 साल से मुकदमा चल में वकील हो ना, जवाब दे रहा हूं ना, वो आपने बड़े सुप्रीम नहीं जंप ना करें, ट्रांसपोर्ट का मसला है ना। अब बताएं, ये जो देखिए ये आप रेगुलेट नहीं कर रहे आप। अच्छा, कौन से रिक्शे टैक्सी में मीटर है? नहीं, रिक्शे टैक्सी में मीटर नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है? ठीक है, वो एक जमाने में वो करता था, अब नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? अब ये एक सवाल है, बताएं। एक सवाल है, हाँ? एक सवाल है ना, बताएं। एक जमाने में ये जो मीटर होते थे, अब वो मीटर नहीं है। क्यों नहीं? खत्म। अब ये मुझे नहीं पता कि आप रेगुलेट नहीं कर रहे शहर? नहीं, देखिए मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, अब तो ये चीज़ होता है ना, जैसे वो करीम आ रहा है, उबर आ रहा है, उनका अपना एक सिस्टम है कि इतने पैसे दो लेंगे, इस तरह बाइक क्या है, इस तरह सिस्टम है। देखिए मैं एक्चुअली बताऊँ, उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? आप करें ना। उनको कौन कर रहे हैं? आप करें। लाइसेंस किसने दिया? आप करें। पाकिस्तान नहीं दिया है, रेगुलेट करें। अच्छा मेरी बात सुन, वो रेगुलेट उनका मर्जी है, वो अपनी गाड़ियों को और कलर कर दें, उसके अंदर उबर फलाना दूंगा जो भी वो लिखना शुरू कर दें। देखिए मैं क्या बताऊँ, मैं आप बात दोबारा कहता हूँ, आप ऐसे न्यूयॉर्क से आज उतरे हो फ्लाइट से, टी शर्ट भी पहना हुआ है आपने, ठीक है, मैं आपके साथ मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन आप उर्दू का बड़ा एक खराब मिसाल है, मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, समझे ना, वो समस्या वाला मिसाल जो है ना, वो छोड़िए ना उसको, जो देखने वाले वो समझ गए। सवाल ये है कि जिस शहर में खाने को रोटी ना हो, जिस शहर में पीने का पानी प्रॉपर ना हो, वहाँ आप कह रहे बसों का कलर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जापान और अमेरिका की तरह भी सारी चीजें। सबसे ज्यादा टैक्स देता हो उसके पास रोटी ना हो, जो पूरे पाकिस्तान को टैक्स तो ये हमने देता हो उसके बाद पानी ना हो। यानी आपने 77 साल का हिसाब हमने पीपल्स पार्टी से लेना है। 17 साल का तो दे दें, तो 17 साल में आधा दे रहा हूँ ना। क्या दे रहे हैं? आधी हुकूमत से ले ले, इनकम से ले ले। 15 साल पहले जो मुस्तफ़ा कमाल ने जिस अस्पताल का, बल्दिया अस्पताल का जो बुनियाद रखा था, ये वजारत भी इनके पास थी, KMC भी इनके पास थी, वो 15 साल के बाद अभी मैंने स्टार्ट करा है। अभी पानी का परमिशन में मिला है, गैस का मिल रहा है, गैस का मिल रहा है, फंड में रिलीज करे, तब जाके किसी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला के उसने इफ्तिताह किया। हल्के पर आ जाते हैं, अभी हल्के पर आ जाते हैं। आपने कराची के ट्रांसपोर्ट की बात की, 150 बसों का आपने क्रेडिट लिया, ले लीजिए आप, यहाँ 15,000 की जरूरत है। 400 नहीं मानोगे, खुद वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 400 पूरे सिंध में है ना, 400 नहीं पूरे सिंध में नहीं, कराची के, और पूरा 15,000 जो वो पूरा बसों की बात कर रहे थे, प्राइवेट की बात आपने नहीं की। बस सर आप रेगुलेट नहीं कर रहे ना उसको। यानी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, बड़ी डिटेल में नहीं जा रहा। हर गाड़ी के अंदर पिछली तरफ एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए। किसी बस में कराची में वो इमरजेंसी गेट नहीं होगा, अगर गाड़ी ऐसे पलट गई, लोग बाहर नहीं निकलते, आग लग जाती है, मर जाते हैं, आप उसको ठीक नहीं करवा सकते। दरवाजे नहीं है उसमें? 2 दरवाजे इस तरफ है ना, हाँ। एक दरवाजा है उसका ड्राइवर का, एक दरवाजा ड्राइवर के पीछे होता है। एक ड्राइवर का है, हाँ, एक खवातीन का है, हाँ ठीक है, लेफ्ट हैंड में। जी, और उसकी बिल्कुल आखिर में 2 हैं, हाँ। राइट हैंड पर एक है, हाँ। पीछे एक और होना चाहिए जो इमरजेंसी एग्जिट होता है। तो इसको इमरजेंसी नहीं कहेंगे? वो इमरजेंसी ये जो ड्राइवर वाला इमरजेंसी नहीं होता सर, नहीं है ना, आपके बायलॉ बता रहा हूं मैं। नहीं मेरी बात सुन, ये बस के हुआ है, ये ड्राइवर का है दरवाजा, इधर जाके खवातीन के इधर ये है, तो आपके लिए चौथा भी होना चाहिए। चौथा ही होता है, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। चला लें आप, लोग मर रहे हैं ना, आप चला लें काम, आप चला लें, उससे काम नहीं होता ना। उधर आगे इंजन होता है, वो नहीं होता।
तो ये बुनियादी मसाइल हैं शहर के, जिसको देखने की ज़रूरत है। शहर में इस वक्त कुछ 4 लाख रिक्शा टैक्सी है। ये सारा रिक्शा टैक्सी खड़ा होता है जाके मोहल्लों में, गलियों में। आपके पास कोई यार्ड नहीं है जिसमें वो जाए, वहीं से निकले और वहीं जाए। मुंबई में मिल जाएगा, कलकत्ता में मिल जाएगा, आपको ढाका में मिल जाएगा, कराची में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये बताओ कि आप ही तजवीज़ दे दें, मैं अपनी हुकूमत तक आपकी बात पहुंचा देता हूं कि जो औरंगी टाउन का या बल्दिया टाउन का रक्षा है, उसका यार्ड कहाँ पे होना चाहिए। मुझे क्या पता, आप बनाएं सर, आप प्लानिंग करें ना। ऐसा ना मैं करें, हुकूमत ऐसा ना नहीं करें। हूं, मैं देखिए, हुकूमत नहीं दुनिया हूं। में 2 काम बड़े आसान हैं जी। किसी पे तनकीद करना, किसी को मशवरा देना। ये बड़े आसान काम है जी। आपने ये शर्ट से नहीं बनी है, ब्लू के बजाय ये रेड होना चाहिए, रेड के बजाय फलाना चाहिए, ये बड़ा आसान काम है। मशवरा नहीं है, ये आसान काम ये है। मशवरा नहीं है। आप जो आप कह रहे हैं रक्षे, देखो मैंने आपको पहले कहा कि कराची एक ऐसे अनप्लान्ड सिटी है। अनप्लान्ड नहीं है, फिर आप ये नहीं मान रहे हैं क्या? मुझे बताओ, क्या बल्दिया टाउन, इतिया टाउन आपने बनाया है? क्या जोन मलीर प्लान है? आपने बनाया क्या है? ये सारे काम मैंने किया है। अच्छा, ये गलत काम सारे हमने किए हैं, और ये अच्छे काम किसने किए वो तो बता दें। अच्छे काम किसने किए? आपने किए। अच्छे बुरे सारे काम आपने किए। हाँ भाई, ये ठीक है। आप जिम्मेदार, जब अच्छे भी मेरे खाते में, अच्छे भी आपके खाते में, बुरे भी आपके खाते में। अब कराची से आगे बढ़ते हैं, बहुत बात हो गई इस पर। हकीकत यह है कि कराची की वर्ल्ड रैंकिंग बिल्कुल लोअर पर है। कराची दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कहीं अच्छी रेटिंग्स में मौजूद नहीं है। 173 में से 170वें नंबर पर है। और क्या पता पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? वो कराची है सर जी। चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से, चाहे वो हेल्थ के लिहाज से, चाहे वो रोजगार के लिहाज से। सर जी, जब भी तो लोग आते हैं यहाँ पे। सर जी, खैराती इदारे यहाँ पे काम करते हैं। वाह वाह, इंडस हॉस्पिटल यहाँ पे जब अच्छे काम है तो खैर, तो इंडस लाहौर में भी है। सुन लेना, यहाँ पर काम करते हैं। इंडस लाहौर में भी ईद ही यहाँ पर काम करता है। ईद पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर काम करता है। सैलानी पूरे पाकिस्तान में। बेस कहाँ करता है? कराची करता है ना। कराची से ना, यहाँ से जाके वहां पर भी काम करता है। हाँ। बेस कराची में करता है। छोड़ दें इस बात को। अच्छा, ये सारे अच्छे काम इनके खाते में। सर जी, वो बुरे हमारे खाते में। मैंने आपको अर्ज कर दिया, मुंबई का जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। कराची का पोटेंशियल इतना है, ठीक है। कम से कम मुंबई का आधा भी अगर आप कर लेना तो बड़ी बात है। आप 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं। मुंबई को आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो जी, और अपनी 1.5 अरब आबादी से कंपेयर नहीं करे, जहां लोगों के पास बाथरूम मैं मुंबई की बात, जहां लोगों के पास शहर की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो भी तो कंपेयर करें अपनी जगह है। वाह 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 सर, मैं एक शहर की बात कर रहा हूं। मैं उस शहर को, देखिए, मैं आपको शहर का पोटेंशियल बता रहा हूं। शहर को आप देख लें। आपने अपने सियासी मकासद के लिए आपने शहर को फ्री फॉर ऑल छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी गुनाह है? जी हाँ, गुनाह है। हमने लोगों को यहाँ रोजगार दिए, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सड़कें नहीं, अगर हमने कंस्ट्रक्शन कराई, अगर हमने अच्छे अस्पताल बनाए पूरे पाकिस्तान समेत, कश्मीर और अफगानिस्तान से इलाज जाते हैं, तो ये हमारा गुनाह है। यहाँ पे अगर लोग रोजगार के लिए आते हैं तो ये हमारा गुनाह है। यहाँ पे अगर अच्छी तालीम है, यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, वो हमारा गुनाह है। एक फार्मूला था, ये कराची है ना। कराची को लाहौर, पेशावर, बाकी शहरों से कंपेयर करें। लाहौर बहुत अच्छा है। लाहौर अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो लोग कराची क्यों आते हैं? फाइनेंशियल हब है। क्या यहाँ रोजगार नहीं है? फाइनेंशियल हब है। क्या यहाँ इलाज नहीं है? आप रेगुलेट करते सुन लेना, क्या इलाज नहीं होता है? कराची क्या यहाँ पे बेहतरीन तालीम नहीं है? बहुत अच्छा शहर है कराची। फिर जब भी तो लोग आते हैं, ये हमने मौके हमने दिए ना। आपने सत्यानाश किया है। ये इलाज कभी हमने अस्पताल बनवाए, सत्यानाश किया, ये हमने स्कूल कॉलेजेस बनाए, हमने यहाँ पे जो रोजगार, आपने शहर का सत्यानाश किया हुआ है। फिर लोग क्यों आते हैं? क्या करें सर, क्या करें? ये कोई आर्गुमेंट नहीं है बहरहाल। अच्छा सर, चलें, कराची बहुत हो गया। इलेक्शन आपके साथ बड़ी जाती हुई, दुखती रख पे बाबा। ये क्या हुआ? इतना पढ़ा लिखा बंदा, पीएचडी स्कॉलर, इलेक्शन हो रहा है तो बदमाशों की तरह पोलिंग स्टेशन में जाके लाते मारते हुए हमें नजर आता है। क्या हुआ ये? इलेक्शन से पहले डिप्टी कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के लोग थे। मैंने उस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर से कहा, मैंने कहा ये ड्रामा क्यों कर रहे हो इलेक्शन का? मुस्तफ़ा कमाल की हर मोहल्ले में 4 मुखबर फिरते हैं, वो कहते हैं हमारी बात हो गई है, सीट तो मुस्तफ़ा कमाल की है। वहाँ बल्दिया टाउन में या NA 242 में 15% से ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग नहीं है, जिसको मैं नहीं समझता हूँ कि MKM के लोग हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन के, अभी देखो गवर्नर हाउस में नारे लगे अल्ताफ़ हुसैन के। मुस्तफ़ा कमाल को कोई उर्दू स्पीकिंग भी पसंद नहीं। अल्ताफ़ हुसैन ने तो तहरीक खत्म कर दी। अच्छा सुन लेते, तो जवाब नहीं मिला। मुझे फैसल वाडा साहब ने खुद बोला कि ये सीट आपको नहीं मिलेगी, मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई है। ठीक है,
फिर भी मैं जद्दोजहद कर रहा था कि यार मैंने 15 अरब से ज़्यादा तरक्याती काम किए, मैंने लोगों के दिन रातें किए, तो वोट तो मुझे मिलेगा। जब इलेक्शन वाले दिन मुझसे एमक्यूएम का एक बंदा मिला, उसने कहा कि मुझे इतना पैसे दो, हमने प्लान किया एमक्यूएम ने कि इतने लड़के जो है ना वो आधे घंटे के अंदर वारदात डालेंगे जैसा हमेशा की तरह करते हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, कितनी वारदात डालेंगे, हमारे तो या 70% ज़्यादा तो पश्तून है, समझे ना, तो कैसे वारदात डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन वाले दिन पे जब मैं पोलिंग का आखिरी टाइम था तकरीबन 4:30 बजे, तो मुझे लड़कों ने बताया कि फलां पोलिंग स्टेशन में वहाँ पे एमक्यूएम वाले ज़बरदस्ती घुस गए। मैं वो अंदर गया तो हमारे यूसी चेयरमैन दूसरे लोग थे, ओट बिखरे हुए हाथ में थे कि ये तेले हमने छीने और ये मुस्तफ़ा कमाल और ये दूसरे जो ना अंदर घुसे असले समेत। तो मैंने जब देखा सीधी हाथ पे 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, तो मैंने कहा आपने इनसे बात नहीं की? इसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो उस पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन की ख़वातीन पोलिंग स्टेशन था, हमारी माँ बहनें वहाँ पे हमने पोलिंग के लिए वहाँ पे रखी, गुंडों के रहम करम पे नहीं छोड़ा हमने वहाँ पे। उसके बाद हमने अपनी ख़वातीन को रेस्क्यू करने के लिए हम अंदर गए। बुज़दिल वहाँ से दरवाज़ा टूटा हुआ था, वहाँ से भागे, जिसका एक जूता हमारे दफ्तर में 3 दिन तक लटका रहा। आए मुस्तफ़ा कमाल अपने जूता ते ले जाए साथी का। तो ये इस तरह वाक़या हुआ। और आज तक इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट थी, उसकी जो नंबर थी, उसके ऊपर हमने की है, मेरे उनसे बात भी हो रही है, सारे डिटेल वीडियो के साथ सबूतों के साथ दिए। आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। मेरे खिलाफ FIR कटा। FIR कटने के बाद हमारे जो मरूम सेक्रेटरी जनरल थे ताज हैदर साहब, उन्होंने दरख्वास्त की वीडियो सबूत के साथ कि एमक्यूएम के लोग, ये वीडियो है ज़बरदस्ती, माजी में तो टप्पे लगाते थे, इस मरतबा तो उन्हें पूरा बंडल डाल के डायरेक्ट डाले थे। वो वीडियो मौजूद है, आज भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। और वो जो प्रिजाइडिंग अफसर को, जिसको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे लाया, जिसने मेरे खिलाफ FIR काटी थी, वो आखिर दिन तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, DRO ने, RO ने और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि हमने वहाँ पे कुछ नहीं तोड़ा। वहाँ पे जो बैलेट बक्स की जो वीडियो बताया, कुछ नहीं, ये रिपोर्ट मौजूद है, आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। दरवाज़ा हमने ज़रूर जो ना धक्के दे के दरवाज़ा खुलवाया ताकि हमारी ख़वातीन वहाँ पे जो यरगमाल थी उस वजह से, लेकिन अंदर कुछ नहीं हुई। आज मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूँ। यरगमाल किया था एमक्यूएम ने। अच्छा, ये एमक्यूएम ने, ये जो मौजूदा एमक्यूएम है, अच्छा, जिसको मखबरों का टोला कहता है, इन्हीं ने किया। और ये सारी रिपोर्ट, और मेरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल का बाकायदा तहरीरी लेटर है कि इनके खिलाफ FIR कट के लिए, ये सारे सबूतों के साथ। आज तक इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज़ किया है। इलेक्शन कमीशन ने सारी चीज़ की। आप मुझे बता दो, खुद मुस्तफ़ा कमाल का और कामरान टसूरी का वीडियो आपने नहीं देखी कि इन्हें कहा कि हमें वोट नहीं मिले? वो वीडियो तो आ गई ना मंजरा पे, सारी चीज़ें। तो खुद उनको पता है कराची वालों को कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। और अभी कल की, अब गवर्नर हाउस के देख लें, जहाँ पे प्रोग्राम होता है म्यूज़िक में, वहाँ तो अल्ताफ़ हुसैन जिंदाबाद के लोग नारे लगे गवर्नर हाउस की मौजूदगी में। तो इनको तो मेरे ख्याल में शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में। हाँ, अब एक और चीज़ बताऊँ, इलेक्शन से तकरीबन हफ्ता पहले ये कार्नर मीटिंग बोले, हमारे UC9 कहलाता है रंगड़पाड़ा, वहाँ पे जो UC वहाँ पे कार्नर मीटिंग बुलाया था। और कार्नर मीटिंग के दौरान जो वहाँ पे लोगों ने नारे लगाए अल्ताफ़ हुसैन जिंदाबाद। सवाल ये सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने, आज भी आपके सामने, मैं आवाम के सामने हूँ, आज भी वहाँ बैठा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल बता, अगर ये आता है तो रेंजर्स पुलिस के प्रोटोकॉल में आता है। मैं खाली हाथ जाता हूँ, एक मेरा ड्राइवर, और वहाँ पे आता हूँ। इतवार के दिन मेरे फिक्स है, बाकी गमी खुशी में रोज़ होता हूँ, सारे फिक्सों में काम करूँ अपनी जगह पे। तो सवाल ये है कहने का कि ऐसे नुमाइंदे जो किसी और के कंधे पे चढ़ के आके फॉर्म 47 पे आ गए, अब भुगते जाए। ज़रा बल्दिया में ज़रा कैमरा लेके, वीडियो लेके, ज़रा पब्लिक से बात तो करें ना, वो क्या कहते हैं इनके बारे में। आप डायरेक्ट न्यूयॉर्क से आओ, नहीं सोचिए आपको नहीं पता। अच्छा, तो यार आप मेरी टी-शर्ट के पीछे पड़ गया खुद। नहीं, मैं तो नहीं, आप बातें न्यूयॉर्क वालों की जैसे कर रहे हो। भाई हम तो बात कर रहे हैं बाइज्जत। मैंने टाई बांधा है, फिर भी मैं बल्दिया की बात कर रहा हूँ, मैं फिर भी एहतियात टाउन की बात कर रहा हूँ। आप लोग बड़े चालाक हैं भाई। आप लोग जाकर स्टैनफोर्ड से पढ़ते हैं, आप कैम्ब्रिज से पढ़ते हैं, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं, सारी दुनिया का आपको पता होता है। यहाँ आकर आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। पैसों पे पढ़ता हूँ। मेरा बेटा बैरिस्टर है, इंग्लैंड से पढ़ा है। मेरा भाई बैरिस्टर है, इंग्लैंड से पढ़ा है। वही तो कह रहा हूँ, आप तो सीएम से लेकर बिलावल साहब से लेकर, नहीं आप बिल्कुल करते हैं, तो आपको सारी दुनिया का पता होता है। यही आके कहते हैं यार ये जितना बुरी तरीके से रह सकते हैं रहे, हमें कुछ नहीं। अगर ऐसा होता अच्छा, तो मुझे हरवाने के बावजूद मैं हल्के में क्यों बैठा हूँ? ये आपकी पार्टी जो है, देखें जो भी सेटअप बना इस वक्त, जो भी निज़ाम है मुल्क के अंदर, जिस तरह का भी निज़ाम है, आपकी पार्टी तो ऑन बोर्ड थी ना।
या नहीं थी? किस हवाले से? यानी ये सेटअप बनने जा रहा है। नहीं नहीं, किस हाँ। बात का सेटअप? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हाँ। आप मुझे बताओ, अगर सेटअप हमारा होता तो क्या कराची में या एमक्यूएम को जो जाली मैंडेट थी ये मिलता उसको? तो कराची देखो में, हमारे तो वही है, कराची में हमारे तो वही एमपीएम ने। नहीं, कराची में जो आपको बल्दियाती हुकूमत में जाली मैंडेट मिला वो किस मिलता? बात की जाली मैंडेट में? तो छीन झपट के बने नहीं ना। नहीं, कैसे? मुझे एक बात बताओ, हाँ। जब एमक्यूएम ने बाइकाट की थी ना, हाँ। माजी में या एमक्यूएम की रही थी ना, जब वो खुद बाइकाट की है तो क्या हम आधे भी नहीं ले सके? अभी तो ये शहर नहीं, जवाब देना। अभी तो ये शहर नहीं नहीं, PTI के बदलने पास दे, है। सवाल ना बदल। नहीं नहीं, पीटीआई था। देखिए मैं एक चीज बताऊँ, हाँ। कराची का आप भी कहते हो, बाकी लोग भी कहते हैं, माजी में टप्पे लगे थे बदमाशी से, जो भी एमक्यूएम को मिलता था। जब एमक्यूएम मैदान में नहीं थी तो फिर तो हमें आधे का भी हक नहीं था, नहीं, आधे भी नहीं जी सकते थे आपने हम। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी हाँ हमेशा हमारा था, डिस्ट्रिक्ट मलीर हमेशा हमारा, लियारी हमेशा हमारा, वेस्ट में आधे से ज्यादा हमारा, तो वही सिटी हम ले गए दोबारा। यानी जो एमक्यूएम अगर होते तो आप ये कहते हैं कि आप कैसे जीते ना, जीते? तो वो पीटीआई जीती थी, जमात इस्लामी जीती थी। नहीं तो जमात इस्लामी जो जीते हैं हाँ। उनके पास है ना वो पीटीआई वाले कहाँ 80-85 सीटें हैं ना उनके पीटीआई पास। वाले कहाँ गए? तो पीटीआई वाले भी जीते, नहीं, कहाँ 3 टाउन है ना, 3 टाउन है। हलफ लेने ही नहीं आए वक्त पर। नहीं नहीं आए थे ना। आप तो टेक्निकल नहीं बुनियादों पे नहीं बने ना। नहीं 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 नहीं, पूरी कराची में ओ भाई, मशहूर आपको तरीन इलेक्शन है कराची आपको का। किसने आपको पता बताया? है? आपको नहीं पता पीटीआई के यहाँ 3 टाउन चेयरमैन है? हाँ, आपको पता है पूरी कराची, पूरे पाकिस्तान में मशहूर तरीन इलेक्शन है कराची का। वो तो बिल्कुल मेरे हल्के का है। रेप्लिका था ये बल्दियाती इलेक्शन। नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज बताऊँ आपको। इसका रेप्लिका था आम देखिए इंतखाबात। देखिए, आप घुमा फिरा के बात ना करें। हाँ। आप सिंपल सी ये कर दे कि कराची का जो 35-40 साल से जबरदस्ती या जाली या जो मैंडेट एमक्यूएम कर लें, अब एमक्यूएम मैदान से हट गई, 75 टुकड़े हो गए थे। तो मुझे एक बात बताओ, जब एमक्यूएम हट गई है तो आप मुझे बताओ, हम अपने हिस्से का शेयर भी नहीं ले सकते? नहीं, आप शेयर लें तो फिर मेयरशिप आपकी नहीं थी। मेयरशिप तो आदाद शुमार ले लें। आदाद शुमार देख लीजिए। अगर कुछ पीटीआई के लोगों ने हमें वोट दिए तो हम उसको मना करेंगे नहीं वोट दो? नहीं नहीं, बड़ा खुशी से दिया उन्होंने वोट आपको। तो खुशी से दिया तो राजी चीखा रजा दिया है। कोई चीखा, किसी को टार्चर किया, नहीं, किसी को बंद किया, तो फिर बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के भी वोट पड़े और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया। तो ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक था। तो अच्छा, जमात इस्लामी का ले लें। अच्छा, जमात इस्लामी का अच्छा, सरबराह हाफिज नईम कह रहे मैं हार गया, दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे मैंडेट जो, और भाई आप खुद अपनी सीट हारे हुए, आप खुद मान रहे हो और इल्जाम आप लगा रहे हो पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये अब तो आपकी हुकूमत इत्तेहादी है, आपके साथ ज्यादती हुई तो आप पर आपकी पार्टी ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की, बाकायदा कोई इलेक्शन कमीशन के सामने बिलावल साहब को कहना चाहिए था, आप इतने जाली जबरदस्त किस्म के आदमी। देखिए बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन है, जो खत किताबत करता है, लेटर लिखते हैं, वो करता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल हमारे मरूम सेनेटर ताज हैदर साहब ने टेररी लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा कि FIR दर्ज कीजिए एमक्यूएम के खिलाफ। टेररी इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये धांधली का खदशात है इलेक्शन से पहले। ठीक है। 3 लेटर सेक्रेटरी जनरल के पड़े हुए, तो और क्या करे पार्टी? पार्टी का चेयरमैन या सदर नहीं लिखता है किसी भी पार्टी को, सेक्रेटरी जनरल लिखता है। तो मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने मेरे हक में लिखे है, वो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। ठीक है। नहीं तो आप मुतमईन है पार्टी की बिल्कुल मुतमईन, बिल्कुल मुतमईन, इस वजह से कि जब पार्टी की इतनी हाईएस्ट फोरम पे, हाईएस्ट लेवल पे सेक्रेटरी जनरल मेरे हल्के में मेरे लिए लेटर लिख रहे इलेक्शन कमीशन को और पुलिस को बार बार लिख रहे, तो मेरे लिए तो काफ़ी है, और क्या करें। मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत हैं और वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि वो लेजिटिमेट मेंबर कौमी असम्बली नहीं है। 3800 वोट, 25 से 30,000 इनके टप्पे लगे, वो आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन में मैं रिकॉर्ड के तौर पे दिखा चुका हूँ, दरख्वास्त दे चुका हूँ सबूतों के साथ। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला नहीं दिया है। भाई रिजेक्ट करो, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन ने, बाबा मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट तो करो। अच्छा। वो इस वजह से रिजेक्ट नहीं करें ताकि मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना चले जाऊँ। आप मुझे बताओ, इलेक्शन हुआ है 8 आप मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ। आपको 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, आज 2025 चल रहा है, 2025 में मेरे उस एप्लीकेशन का आज तक ना हाँ किया ना किया, इसका क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन की जो सरबराह है वो कौन है? चेयरमैन है ना, सुल्तान राजा साहब। तो सुल्तान राजा साहब का टेन्योर खत्म हो गया ना? टेन्योर तो खत्म हो गया मेरे ख्याल में, नया नहीं है अभी। तो नया अभी तक
हुकूमत को लगा देना चाहिए था आपके ख्याल लगा में? देना चाहिए, सही कह रहे हो। तो अभी तक लगाया नहीं, तो इसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह यकीनन उसके ऊपर जो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मशावरत होती है, वो मशावरत नहीं है। अपोजिशन लीडर जो है ना, वो तो अभी नायल हो गया, अब बल्कि स्टे ले लिया उसने, नायल भी नहीं है एक लिहाज से, लेकिन मगर उसके अब तो साथ खासा साथ टाइम ये हो तो गया ना, नहीं राजा साहब के देखिए, टर्नओवर सवाल तो खत्म ये देखो, हुए। सवाल मुझसे बनता नहीं है आपका, हाँ। ये सवाल बनता है अपोजिशन से। मैं तो पॉलिटिशियन है, आप नहीं इसलिए नहीं, पूछ मैं रहा हूँ। पॉलिटिशियन हूँ, अब हमको- इतना हाँ। नहीं हो कि आप पूरे पाकिस्तान का सवाल मेरे से कर लें। ये काम है अपोजिशन लीडर का कि वो हुकूमत पे प्रेशर डाले कि बाबा वो इसका तो कह टेन्योर रहे थे, खत्म हो चुका। वो कह रहे थे कि भाई तो हटाएं यार इनको। ये कहते हुए जमाना हो गया ना, आपने वजीर आज़म पूछा, ने इनको कॉल तो नहीं रोज दी। सीखना चाहिए। वजीर आज़म ने कॉल नहीं दी ये मुलाकात कब की बात है वहाँ देखिए ना कितना टाइम हुआ। भाई? असम्बली के फ्लोर रोजाना माइक उनके हाथ में होता है, जितना टाइम हुकूमत को मिलता है इतनी अपोजिशन मेम्बरान को मिलता है, वो वजीर क्यों नहीं आज़म कॉल बोलते? ही नहीं दे रहे। अभी आप वज़ीर देखिए, आज़म आपको भी एतराज़ से राजा साहब की परफॉर्मेंस पर, उनके इदारे पर आपके साथ ज्यादती हुई है। शहबाज शरीफ साहब भी आए थे ना आपके पास इलेक्शन लड़ने, आपके हल्के में। शहबाज वो शरीफ क्या के हुआ था? मुकाबले में 2018 में इलेक्शन में हम साथ लड़े। फिर क्या हुआ था? 2024 में शहबाज शरीफ साहब को मैंने कागज चैलेंज किया है हाँ। और वो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। अच्छा। और डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए वो यहाँ से चला गया। उसकी वजह ये इलेक्शन ही लड़ा उन्होंने यहाँ से? नहीं, वो इस वजह से नहीं लड़ा कि शहबाज शरीफ साहब और एमक्यू मुस्तफ़ा कमाल साहब के बीच में ये था, एक कहता है नहीं, पिछले वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 24 की बात कर रहा हूँ ना। उससे पहले नहीं आए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब 2018 में इलेक्शन लड़े, 18 में लड़े जहाँ ना? फैसल वाडा साहब जीते हाँ, थे, फैसल वाडा ठीक है ना? जीते थे। मैं उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार था। फिर 2021 में शहबाज शरीफ साहब चूंकि वज़ीर आज़म थे तो मिफ्ता इस्माइल साहब लड़े, उसको मैंने हराया था। फिर 2024 में शहबाज शरीफ साहब फिर खड़े हुए, फिर इनका और इनके बीच में ये हो रहा कि एक दूसरे का क्या विड्रॉ हो जाओ, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक हो जाओ। नहीं हुए। जब नहीं हुए उसके बाद उसी दौरान मैंने शहबाज शरीफ साहब के कागज़ चैलेंज किए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो तायद कुनंदा था वो जावेद राना साहब है, वकील है, वो तायद कुनंदा भी था और वो अटारनी भी था, यानी अटारनी उसी को कहते हैं जो शहबाज शरीफ खुद हो। तो वो मैंने चैलेंज किए, आर ओ ने मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, मैं हाई कोर्ट चला गया। जैसे मैं हाई कोर्ट चला गया अगले दिन शहबाज शरीफ साहब विड्रॉ हो गए, क्योंकि क्लियर कट डिस्क्वालिफिकेशन का कागज़ रिजेक्ट कर। इस वजह से उनको खौफ लगा कि मैं लाहौर से कहीं डिस्क्वालीफाई न हो जाऊं, तो वो शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन छोड़ के चले गए, वो मेरी कंप्लेन के ऊपर। अच्छा, अभी सलमान माफ़ कीजिएगा, ये सुल्तान राजा साहब जो हैं, सुल्तान राजा साहब अभी भी चेयरमैन हैं, तो ये जितने अभी बाई इलेक्शन होंगे, अब ये पीटीआई वाले जो फारिग हो रहे, ये राजा साहब भी करवाएंगे? जी बिल्कुल, यकीनन ना, वो चेयरमैन है तो वही करेंगे। तो आपको उन पे एतमाद नहीं है? देखो मैं कौन होता हूँ एतमाद करना न करना? देखो मैं तीसरी बड़ी पार्टी हूँ, ठीक है? पार्टी नहीं, आपका हल्का आपके साथ नहीं, मेरे हल्के में तो मुखबिर खास बैठा हुआ है ना, वो कहाँ सीट छोड़? मुखबिर खास क्या मतलब? मुखबिर वो पुलिस के एक लैंग्वेज है ना, उसको मुखबिर खास। किसका मुखबिर है? किसका मुखबिर है इस दुनिया को पता है क्या? कुछ नहीं, वो बेचारा 11 साल ये बंदा एमक्यूएम को गालियां देता रहा, अल्ताफ हुसैन को गालियां देता रहा, माजरूम को गालियां देता रहा, तो वो उसका तो हक बनता है ना एक एमएनए का सीट के, नहीं बनता है? तो क्या गलत दी? नहीं, मैं कहता हूँ सही दिया ना, उसने जो मेहनत की है उसको सही मिला है, मैं तो कहता हूँ हक है उसका, हक है। 11 साल जो गालियां देता रहा, आज भी वीडियो उठा के देख ले, जो माजरूम को गाली दे रहे हैं, एमक्यूएम को गाली दे रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को दे रहे हैं, इसके औज में एक सीट क्या बेचता है कौमी असम्बली का? मैं तो वैसे खुशी वैसे मुख्य मैं दस्तबरदार हो जाता पहले दिन, धांधली कराने की क्या जरूरत थी, मैं दस्तबरदार हो जाता। अब आप धांधली की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपकी बात मान, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3800 वोट उसके और 71,000 उसको शो चाहिए। बताएं ओवरऑल 2024 के इलेक्शन पर आपकी राय क्या है? दो पिक एंड चूज। पूरा कौन जीता हुआ था? देखिए मुख्तलिफ पॉकेट है, मैं आपको, अगर आप पीटीआई की वो कर रहे हैं कि नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं, हुकूमत किसकी होनी चाहिए थी? ये सही है हुकूमत? देखिए हुकूमत अब जाहिर बात है ओवरऑल, अब मुझे सवाल तो नहीं वो करेंगे, मुझे तो नहीं पता सारे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जहां पीटीआई वाले दावे कर रहे हैं कि हम जीते हैं, वहां मौलाना साहब उसके खिलाफ के कि नहीं आप नहीं जीते हो। फिर मैंने आपको देखो मेरी बात सुन, फिर मैंने आपको, देखो मुझे नहीं पता पंजाब के बारे में ज़्यादा, आपको मैंने वज़ीरिस्तान कहता है, खुदा की कसम इमरान खान भी नहीं जीत सकता है वो अली वज़ीर से, अच्छा, मोहसन दावड़ से, ये बताएं वहाँ कैसे जीते? तो यहाँ तो शक पैदा हो जाता है। पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई? नहीं, पीटीआई के साथ तो ज्यादती, देखो ये तो कानूनी जंग है। मिसाल एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, इलेक्शन, अच्छा सुन ले, देखिए एक सियासी पार्टी है, मिसाल आपका चैनल है, अगर आप जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज या रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो पूरा नहीं करेंगे, तो आपको चैनल नहीं खोलने देंगे, कैमरा नहीं खोलने देगा, आपको हुकूमत नहीं खोलने देगा। अगर एक सियासी पार्टी है, उसने जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन को पूरे नहीं किए है, तो उसको रजिस्टर तो नहीं मानेंगे, किस तरह करेंगे उसको? ठीक है, तो जो हुआ सही हुआ उनके साथ।
नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर उसने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं किए है अरे तो मोटी मोटी बात करें तो मोटी, अगर मैं एक चीज हाँ। बताऊँ, अगर उसने नहीं किया तो यकीनन उसको आउट होना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत को हमेशा खतरा क्यों रहता है, क्यों खतरे में रहती है ये? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ख़तरा इस वजह से रहता है कि अभी अगर एक बात थी, अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, मिसाक की जमहूरियत जो साइन हुआ था बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और उसमें इमरान खान का भी दस्तखत है। अब वो जाके पीटीआई ने दोबारा जो है ना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके रहनुमाओं ने, और उसको खोकर साहब और अचकज़ई साहब के साथ, उन्होंने कहा कि नया एक मिसाक की जमहूरियत साइन होना चाहिए। जब सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किए मीडिया वालों ने, तो कह रहे कि नहीं जी, हम सियासी पार्टियों से बात नहीं करेंगे। भाई तो आप किसे, अगर आर्मी चीफ से साइन करेंगे, मोदी से करेंगे, ट्रम्प से करेंगे, भाई ये तो सोच है इनकी। ये तो अभी आप सियासी पार्टियों के साथ मिसाक की जमहूरियत साइन करेंगे ना, तो आप मुझे बताओ, जब आपका ये हाल है कि मतलब शहबाज शरीफ को गोद से उतार दो, मुझे गोद लो, तो वो वाली बात है। मैं सियासी पार्टी से बात नहीं करूँ, ये चोर है। जब वो सेनेट का इलेक्शन आ गया, वहां जाके गंडापुर ने जो है ना इन्हीं सियासी पार्टियों के साथ मुकमका कर लिया। गोद लो मतलब क्या? अभी तो आप कह रहे हैं मतलब शहबाज शरीफ को उतार दो, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। आप कह रहे हैं जमहूरियत तो ठीक है। नहीं, मैं तो उसकी सोच की बता रहा हूं। जमहूरियत में तो अवाम, भाई सुन, दोबारा सुन ले। वज़ीर-ए-आज़म, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनकी सोच बता रहा हूँ इमरान खान की, पीटीआई की। वो ये कहता है कि भाई मैं किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करूँ, मैं किसी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पे एतमाद नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस डायरेक्ट आप वज़ीर-ए-आज़म बना दो। तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है कभी? हो गया होगा, लेकिन अब नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ ऐसा हुआ नहीं, शहबाज शरीफ के साथ इस वजह से नहीं हुआ कि पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ आया था, एक आदम एतमाद की तहरीक, पीपल्स पार्टी ने तहरीक शुरू की है। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में 10 दिन 10 रात, और उसके बाद एन अपनी कमिटमेंट के मुताबिक बिलावल साहब ने डी चौक पहुंच के अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया, और हमारा जो एहतजाज था और वो जो हमारी लॉन्ग मार्च था वो ख़त्म हो गया। आप यकीन करें, अगले सुबह मैं किसी चैनल पर बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे ताने दिए, बोला आप लोग डर गए, भाग गए हो। मैंने कहा भाई किस बात की? बोले आपने धरना क्यों खत्म किया? भाई हमारा धरना था ही नहीं है, हमारा तो लॉन्ग मार्च था कि हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। एन आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत वो हमने जमा कर दी, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कामयाब हुआ। बीबी शहीद के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, नाकाम हुआ। शौकत अजीज साहब के खिलाफ है, नाकाम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के सतह पर यह पहला अदम एतमाद की तहरीक है जो कामयाब हुआ। और फिर उस कामयाब की है कि मैं खुद असम्बली का मेंबर था, उसमें हमें चाहिए थे 272 और हमारे पास 275 एमएनए थे। ठीक है। एक को हमने आया सादिक को बना लिया स्पीकर, 274 यानी 2 और ज्यादा। जो पीटीआई के लोगों की बातें हो रही, शायद आपने सवाल नहीं किया, बता रहा हूं कि जो 24 लोग थे जो पीटीआई से बागी हुए थे, उसमें से एक कभी वोट नहीं डाला। मैं आपको आदाद शुमार बता रहा हूँ, 2 तो हमारे फिर भी सरप्लस थे। तो इसी तरह अदम एतमाद की तारीख में बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हो चुकी है, मतलब वो वोटिंग नहीं हुआ, वोटिंग से पहले वज़ीर आला ने इस्तीफा दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आइन के मुताबिक अगर अदम एतमाद की तहरीक पास हुई है, और अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो इत्यादी थे इमरान खान साहब के, एमक्यूएम और काफ लीग, उन्होंने जाके नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो उसमें कौन सी गलत बात है? बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ है, बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। क्या ये ऑर्गेनिक थी और इंडिजिनस थी? अब आप उसको कुछ भी आप कह दो ना। कुछ भी नहीं कह दो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, लोग देख रहे हैं, मैं तो आप तो सच बोलने वाले देखो, मैं सच आपको, मैं तो आदाद शुमार बता रहा हूँ। नहीं, कानून के मुताबिक हुआ है। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ, कानून के मुताबिक क्यों हुआ है? कानून के मुताबिक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने मान लिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे जुमला तो कंप्लीट होने दे। मैं करूँ कि 272 लोगों की जरूरत थी वज़ीर-ए-आज़म की सीट के लिए, हमारे पास वो नहीं थे। जो पीटीआई के इत्यादी थे, काफ लीग और एमक्यूएम, उसने हमारा साथ दिए, हमारा तादाद जो हो गया। तो जमहूरियत में तो यही है, जो तादाद जिसकी ज्यादा वही हुकूमत करेगी। उसमें कौन सी इलीगलिटी हुआ है, कौन सी गैर कानूनी काम हुआ है, वो तो बताओ मुझे। पीछे को खुफिया हाथ नहीं था इसमें? आप बनाना चाहो तो मैं बना लो। पूछ रहा हूँ, आप कहते नहीं था। मैं तो आदाद शुमार बता रहा हूँ, आप कहते नहीं था। मैं कहता हूँ आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी अक्सरियत थी, हमने हुकूमत बना ली है। अक्सरियत नहीं थी तो मैं आपको तो उंगली में बता रहा हूँ। छोड़ दिया, देखो वो एमक्यूएम ने छोड़ दिया। एमक्यूएम सुन लो, एमक्यूएम ने छोड़ दिया। एमक्यूएम से पूछो किसके ऊपर कितना प्रेशर, किसका प्रेशर था। काफ लीग से पूछो उसके ऊपर किसका प्रेशर था। हमसे नहीं पूछो। हमारे पास तो ये होता, बाप आपसे आके मिल गई, बाप आपसे मिल गई ना, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत बन गई। ठीक है, तो ये भी सब इंडिजिनस था। देखिए अब आप जो मर्जी उसको, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि जो 272 की स्ट्रेंथ इमरान खान साहब के पास थी, वो इमरान खान के लोग टूट के आ गए, वो हमारे पास आ गए। उसको ना आप लोटा कहेंगे, ना उसको आप फ्लोर क्रॉसिंग कहेंगे, क्योंकि वो सियासी पार्टियां थी। जो कल इमरान खान की इत्यादी थी, वो आज हमारे इत्यादी, उसमें बुरा क्या है? बिल्कुल नहीं, कोई बुरा नहीं है ना।
फिर बिल्कुल मुस्कुरा कोई के बुरा बोला। नहीं है। मैं आप कह रहे हैं ठीक है, तो इसमें एमकेएम को ऐसे ख्वाब आया, वो उठ के उधर आ गई। तो भाई इनके अच्छा, से ये पूछो। आपकी बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनी है, ये भी इंडिजिनस ऑर्गेनिक है? जी बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे बाप 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 का बड़ा नहीं, चर्चा रहता था ना। बाप की नहीं है वहाँ पे। हाँ, मेरे ख्याल में एक दो बाप के एमपी लोग है, नहीं है ना नहीं आपके एक आध एमपी है और नहीं है। हाँ। 17 एमपी है हमारे, हम्म 16 एमपी जो है ना नून लीग के, हम्म उसके बाकी 11 उसके है। तो वहाँ अक्सरियत है हमारे, और बल्कि अक्सरियत नहीं है हमारी, हम और नून लीग मिलकर हमने हुकूमत बना ली है। 17 और 16 करके हमारी अक्सरियत है, हमने बना ली है। बाकी जो मेजॉरिटी पे है मौलाना साहब की पार्टी है, वो 12 बिल्कुल एमपी है। इंडिजिनस है। मैं आपको आदाद नहीं शुमार है बता ना रहा हूँ। भाई। अच्छा, आप हर चीज पे शक क्यों मैं करते हो? शक नहीं कर रहा, फिर मैं मैं ये अब कह तो रहा आपको हूँ, आदाद शुमार आप बता अपनी रहा हूँ। सीट हार गए, आप अपनी सीट हार गए। नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मुझे आप हारा अपनी ही है। सीट हार गए, मैं नहीं हारा हूँ। उस पर आप कहते हैं कि उस पर आपको इलेक्शन कमीशन पे मैं तो एतबार सबूत नहीं, दे रहा हूँ। सिस्टम पे मैं तो एतबार सबूत नहीं। दिए है। नहीं ले, हुकूमत मैं तो आपकी, सबूत दिए। इंतजामिया आपकी, मैं तो सबूत पुलिस दिए है ना। आपकी, पुलिस आपकी, रेंजर्स को आपने बुलाया हुआ, हुकूमत आपकी, उस हुकूमत अच्छा, हमने बुलाई हाँ। केयर टेकर हुकूमत, हाँ केयर टेकर। हाँ, तो केयर टेकर के दौरान भाई आप तो ही केयर थे ना, टेकर नहीं, सारा हम क्यों सिस्टम थे? तो आप ही लगाए गए थे। तो अब आप जो मर्जी बना लो, पंजाब अच्छा, में भी अच्छा। हमारा सिस्टम था, अच्छा भाई, खैबर तो पख्तूनख्वा में हमारा था, सब में हमारा था। आपको हरवा दिया, बाकी सबको सब जगह ठीक हो नहीं गया। नहीं, राना सलमा भी हार गए, हाँ साद रफीक साहब भी हार गए, हाँ। बहुत सारे हार गए मेरी तरह। अच्छा, उनको भी गलत हरवाया गया। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपनी बात करूंगा। अच्छा, चलें ठीक है जी। राना सलमा पंजाब का सदर है, हाँ। वो हारता है। हार गया। अता तारड़ जीत साद रफीक जो है ना, वो एक मजबूत पॉलिटिशियन, वो हारता है। जाते हैं, अता बिल्कुल। तारड़ जीत जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ ना, ये तो मैं तो कह रहा हूँ पिक एंड चूज था। अच्छा, ये आप अदलिया के एतबार से किरदार से कितने मुतमईन हैं इस वक्त? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इसी वजह से दुनिया में 141 नंबर पर है। मैंने एक बिल पेश किया था कौमी यहाँ असेंबली में। दुनिया की रेटिंग मांगते हैं आप? चलो ना माने, मैं नहीं, प्रैक्टिकली चलो मैं हटा मजाक नहीं देता कर हूँ। रहा। आप कराची के मामले में आप दुनिया अच्छा को नहीं मानते। अच्छा, हटा देता हूँ, रेटिंग हटा देता हाँ। हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको। एक केस मेरे पास आया था, एक बच्ची अब्बासी शहीद में गायब हुई थी। 23 साल बाद वो केस मेरे पास आया था, और वो केस मैंने जीता था। 3-4 महीने लगे। 3-4 महीने के बाद जब केस पूरी तरह से मैंने साबित कर दिए कि जो मेरे क्लाइंट है वो असल माँ बाप है, दूसरी जाली है, उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग भी बड़े चैनल की। उसके बाद वो जज, लेडी जज है, आज भी मौजूद है, सेशन जज है, उस वक्त मजिस्ट्रेट थी। उनने बोला, मंदोखिल साहब, लड़की 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, मैं अगर आपके हक में फैसला दे भी दूं तो लड़की आपके साथ नहीं जाएगी, बालिग हो चुकी है। मैंने कहा फैसला दो। वो फैसला मेरा हक में हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आपको एक और मिसाल दूं, हाई कोर्ट सिंध का, मैंने एक बैंक के खिलाफ मैंने डैमेजेस का सूट दाखिल की है। जब वो नोटिस चला गया था, यानी मैंने ए के नाम पे ऑर्डर दिया था, जमा हुआ 2 के नाम पे, बी के नाम पे, और वो मैनेजर भी एब्सकॉन्डर है, भागा हुआ है, वारंट निकले हुए। जब मेरे नोटिस हुआ, 4 साल 4 महीने बाद बारी आई, मैं असम्बली में मसरूफ था, मेरे जो जूनियर थे वो आगे पीछे किसी और कोर्ट में 5-7 मिनट लेट थे, तो नाम रोशन में डिसमिस। यह अदलिया है, इसको आप अदलिया कहते हैं। सवाल ये कि इस तरह जो मैं एक चीज बताऊं, मैंने बिल पेश किया था कौमी असम्बली में, बड़ा अप्रिशिएट की पीटीआई के दौर में। मैंने कहा कि जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मार्क पर इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल और डोमिसाइल पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज आप अपनी चैम्बर के आगे पीछे चाचे, मामे, भांजे, भतीजे क्यों लेते हो? जवाब नहीं है। बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन होने नहीं दिया। फिर पीडीएम की हुकूमत आई है, बड़ा अप्रिशिएट किया सबने, लेकिन वो आखिर वक्त तक कोई कमेटियों में घूमता रहा, पास नहीं हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस मुल्क में आपका चपरासी तो मेरिट पे होता है, आपका हाई कोर्ट का जज मेरिट पे नहीं होता है, तो वहाँ अदलिया इसी कौन लगाता है हाई कोर्ट का जज? हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट ही लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज ही लगाते हैं। अच्छा, और उसमें हुकूमत? जो हुकूमत के लोग होते हैं वो तो बरायनाम होते हैं। अच्छा, तो बरायनाम होते हैं। अब ये जो नया तरीक़ाकार है, उसमें हुकूमत की कोई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसमें पहले माजी में ये था, होता ही है ना। देखिए मैं आपको तफसील बता रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ से गुजरा हूँ। पहले ज़माने में यह था कि सूबे का चीफ जस्टिस 5-10 लोगों का नाम बेचता था, और सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बैठती थी उन्हीं जजेस की, और वो क्या करते थे। अब ये जो 26वीं तरमीम में ये थोड़ा सा बेहतर होगा कि उसमें अपोजिशन के भी लोग हैं, हुकूमती पार्टी के भी है, लॉ मिनिस्टर भी है, अटॉर्नी जनरल भी है, तो पब्लिक के नुमाइंदे कम से कम मौजूद है। माजी में पब्लिक का नुमाइंदा नहीं था। ये राय
कि आप अब भी मैं पूरा मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि इंटरव्यू होना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशन को नून लीग अपोज नहीं करती, पंजाब में नून लीग की ऑपोजिशन की नॉमिनेशन को पीपल्स पार्टी अपोज नहीं पीटीआई करती। के भी लोग हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, मगर अक्सरियत लतीफ कोसा साहब है, उमर अयूब साहब है। ना, देखो फिर अक्सरियत तो जारी बात है, हमारी एमएनए तो ज्यादा है, आप लोग हमारी लगा रहे है हैं। तो ज्यादा अब होंगे ना। अब आप लोग लगा रहे हैं, अब आइंदा हुकूमत आएगी, अगर हमारी अक्सरियत नहीं हो तो तो अब ठीक जिनकी हो जाएगा अक्सरियत ना, है अब तो ठीक हो जाएगा ना, आप दोनों मिलकर लगा रहे हैं। देखे अभी जो मैं अभी भी हुआ है, मुतमईन नहीं हूँ, नहीं है, लेकिन अच्छा। माजी से तो बेहतर है ना कम से कम। इमरान खान का मुस्तकबिल, पीटीआई का मुस्तकबिल, बस पीटीआई का मुस्तकबिल काफ लीग का आया था, हवा में चली गई है। देख काफ लीग कैसे आया था, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोगों को तोड़ के काफ लीग बनाया गया। इसी तरह पीटीआई जो है ना, पीपल्स पार्टी नून लीग के लोगों को तोड़ के वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस वो रहे। अब देख रहे हैं इनकी शक्लें देखें टीवी पे जो करते हैं, वो सारे बेचारे बेजार हैं, बिजार हैं। आप देखिए 12 साल से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ रोज़गार आपके सामने है, वहाँ तरक्याती कामों का आपके सामने कुछ भी नहीं है। लोग बेजार हैं, आते हैं हमारे पास, मेरे हल्के में बहुत सारे लोगों को ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहते हैं कि यार आप क्या करें, फंस गए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा उसको। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को खुराक चाहिए, लोगों को शुरू में जो आप कर रहे हैं पानी चाहिए, लोगों को सेहत चाहिए, लोगों को तालीम चाहिए। वो कहाँ है खैबर पख्तूनख्वा में? आप जाए ज़रा ये कैमरा लेके उधर भी तो पहुँचे। अच्छा, इमरान खान 2025 के इलेक्शन उनकी पार्टी जीत रही थी, हरवाया गया उनको, इसीलिए कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हैं। तो इस वक्त इमरान खान की अवामी मकबूलियत है या नहीं है? देखिए पहले तो आप ये चीज़ करें कि जनरल फेस के साथ मिलके इमरान खान साहब ने 2018 का इलेक्शन जो है ना आरटीए सिस्टम बिठा के इस मुल्क पे मुसल्लत किया, उसका अंजाम तो आपके सामने है। फिर उससे पहले चले जाए जनरल मुशर्रफ के दौर में, क्या इमरान खान का इंटरव्यू जो है ना आज भी यूट्यूब में मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि जनरल मुशर्रफ ने मेरे साथ वादा किया कि 100 सीटें दूंगा और दिया 1 सीट। तो यार जिस शख्स की जमहूरियत जर्नलों से शुरू होती है, जर्नल पे ख़त्म होती है, तो आगे क्या बोला मैं? ये 2024 के देखिए इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन का मैं देखो, मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बताऊं। 2024 का इलेक्शन अगर वो ये कहता है कि सिंध में धांधली हुई है, पंजाब में हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, तो खुद खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके साथ इत्यादी है, जो उनके साथ अपोजिशन में मौलाना साहब कह रहे हैं कि वहाँ जाके धांधली हुई है फॉर्म 47 के, तो मैं दोबारा उस सवाल पे अगर हूँ पिक एंड चूज हुआ है। क्या इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है? मैं नहीं समझता हूँ। अच्छा, इमरान खान के मुतालिक कहते थे कि वो जेल नहीं काट सकेगा, तो इमरान खान की जेल कैसी है? आपको पता है अंदर की जेल में कि उनकी चीखें जो है ना वो कहाँ से निकल के बाहर आ रही है। क्या आज़म स्वाति की शक्ल में चीखें नज़र नहीं आ रही कि कुरान हाथ पे लेके, और मैं बार बार जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद से मिला, फ़लाँ से मिला, फ़लाँ। क्या उसकी बहन अलीमा बीबी की चीखें आपको इमरान खान की अल्फाज नहीं है कि बाबा खुदा को मानो, इमरान खान से क्या चाहिए, आप उसको ले, उसको आज़ाद करो? तो उसको चीखना नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? तो पहली मरतबा ऐसा है कि भुट्टो साहब के बाद कोई पार्टी सरबराह, पार्टी बनाने वाला, पार्टी का बानी इतने अरसे जेल में रहा, यानी 2 साल का वक्त हो गया। तो लंबी जेल हो गई इमरान खान की। क्या बेनज़ीर भुट्टो कितने धक्के खाई है कोर्ट कचहरी के? मैं अरसे की बात कर रहा हूँ। अरसे की क्या जरदारी साहब ने 12 साल नहीं गुजारे? की बात कर, तो पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी साहब नहीं है? पार्टी बानी। अच्छा, क्या भुट्टो साहब वो जेल में नहीं रहे और जाली तरीके में, जाली अदालत ने उसको फांसी नहीं चढ़ाए? क्या आज भुट्टो साहब का जो केस है बेइज्जती कानून की तालिब में, आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद केस है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला है, और न जितनी भी खतरनाक केस होते हैं वो सेशन कोर्ट में चलते हैं। भुट्टो साहब का डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला था, एक डिक्टेटर कासिफ बैठा हुआ था, उसकी हिदायत पे चल रहे थे। भुट्टो साहब के साथ गलत हुआ, तो इस वक्त भी खासा लंबा अरसा हो गया। देखिए मैं चीज़ बताऊँ आपको, इसकी आप बार बार ये चीज़ कहते हो इमरान खान साहब का, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, क्या 9 मई का जो सानिया है वो झूठ है या एक हकीकत है? जलाओ गिराव हुआ था, कोर कमांडर हाउस पे कब्जे की कोशिश की है, शोधा के यादगारों को तोड़ मरोड़ करके बेरुमती की है, रेडियो पेशावर जिसने पाकिस्तान का ऐलान किया उसको जला के राख किया, किसने किया है? क्या इमरान खान और पीटीआई के लोगों ने बार बार लोगों को ये तरगीब नहीं दी कि कोर कमांडर उसको सुन बाबू जुमला पूरा सुन। क्या इमरान खान के वहाँ पे जो लोग जलाओ गिराव में थे, जो अपनी मोबाइल से फ़ोटो खींच के और अपने पेज पे लगा रहे थे, क्या किसी का फॉरेंसिक का उन्होंने मुतालबा किया कि जाली? हमने नहीं किया। क्या वहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग या जमीयत का कारकुन पकड़ा गया? पकड़ी भी गई। ये लोग तरगीब देने वाली भी यही है, लोगों को वहाँ उकसाने वाली भी यही है,
तो अब रोना किस चीज़ का? अच्छा, पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ के बाद पाकिस्तान का के बारे में बताएं कि इसका ये जो जंग रही, ये आपकी नज़र में, आपने तो पहले भी जंगें देखी होंगी, मुझसे तो आप उम्र में बड़े ही हैं, तो आपने 71 की जंग भी देखी होगी। नहीं, मैंने देखी नहीं है, मुझे याद तो पड़ रहा है, मैं गांव में था कि वो घरों के रोशनदानों के ऊपर वो हाँ। बोरियां बांधते थे कि रोशनी ना आ जाए, क्या है जी यहाँ से इंडिया की जहाज़ गुजर है। लेकिन सवाल ये कि इस जंग से पहले हिंदुस्तान का ये हाल था कि वो अपने आप को चाइना और अमेरिका के कंपेयर कर रहा था, और वो इसकी सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकन के लिए पर तोल रहे थे। वो तो जब कोई से इस बात करता था कि पाकिस्तान बोले नहीं, हमारा मुकाबला तो चाइना से और अमेरिका से है। और फिर आपने देखा कि वो फिर जो मोदी जो ना वो राफेल तैयारों के जिस तरह फ़ख्र सखरी अंदाज में गिरे, वो तो सारे ऐसे ही वो ऐसे ही गिर रहे थे जैसे नहीं कोई तितर जो ना मार रहा है, वो गिरा रहे सारे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि और फिर उसके बाद अभी जो राहुल गांधी साहब जो इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, और वो इलेक्शन की सारी चीज़, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा उनको सबक सिखाया है कि वो मेरे ख्याल में पूरा अगले सिस्टम उनका अगले शेक कर अगले दिया। पूरे सिस्टम, और वो S-400 जो उसका सिस्टम जी। था, पता नहीं कितने अरब नहीं, का, वो सिस्टम नहीं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वो शेक कर दिया सब पूरी। बोले। हाँ। क्योंकि सवाल ये कि पाकिस्तान की ये कामयाबी है, और फिर एक चीज़ होता ना कि यहाँ पे जो अमेरिका पे नाज करे थे, और वो जाके फील्ड मार्शल को जब ट्रम्प ने बुलाया और दावत की है, और 2 घंटे उनके साथ मुसलसल बैठे हैं, और उसके बाद दोबारा फील्ड मार्शल ने 1.5 महीने में जब अमेरिका का दौरा किया और दहशतगर्द तंजीमों को ऊपर जो ना आलमी दहशतगर्द करार दिए, तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है। कादिर मंदूखेल साहब, और मैं ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोगों का को कहूँ अप्रिशिएट करूँगा कि आप सख्त से सख्त सवालात करें। अब मैं सबकी भी बात नहीं कर रहा, बहुत से हैं जो बुरा मान जाते हैं, लेकिन जो पुराने वर्कर हैं और जो अवामी वर्कर हैं जिनकी रूट्स अवाम के अंदर हैं, वो बातें सुनते भी हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है और बर्दाश्त भी करते हैं, और तनकीद को तनकीद की तरह लेते हैं। तो कादिर मंदूखेल साहब उनमें से एक, आपने गुफ्तगू सुनी, खुला बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, खुले ढुले आदमी हैं, बहुत सी बातों से आप इत्तेफाक करेंगे, बहुत से इख्तलाफ करेंगे, मगर आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की का जो ये पूरा कल्चर है, इंतज़ामी कल्चर है, सियासी कल्चर है, वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई, थैंक यू सो मच।